नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरह आपके साथ हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी आने वाले हैं प्रोग्राम में। आज 3 राज्यों में 11 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होने जा रही है और जिन 3 राज्यों में मतदान हो रहा है वो आपको बता दें, उसमें बिहार की 5 सीटें हैं, हरियाणा की 2 सीटें हैं और ओडिशा की 4 सीटें हैं। कहने को चुनाव छोटा है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। बिहार की 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं और हरियाणा में 2 सीटें हैं तो कैंडिडेट हैं 3, ओडिशा में 4 सीटें हैं और कैंडिडेट हैं 5। क्या कहावत है सर, वो एक अनार 100 बीमार। तो वो कहावत यहां पर बिल्कुल फलीभूत हो रही है। अब जीतेंगे तो उतने ही लोग जितनी सीटें हैं, तो फिर इतने ये जो कैंडिडेट एक्स्ट्रा खड़े हुए हैं इनको किसके भरोसे उम्मीद है? इनको उम्मीद है क्रॉस वोटिंग के भरोसे। और क्रॉस वोटिंग के डर के बीच ही बिहार में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक वोट डालने के लिए अभी तक पहुंचे ही नहीं है। हरियाणा में निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल की वजह से सारे समीकरण बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अगर 9 विधायकों ने यहां पर क्रॉस वोटिंग कर दी तो कांग्रेस का गणित बिगड़ सकता है। इसलिए वोटिंग से पहले कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर हिमाचल प्रदेश चली गई। ओडिशा में बीजेपी के 2 उम्मीदवारों और बीजेडी के 1 उम्मीदवार की जीत पक्की लग रही है। लड़ाई चौथी सीट के लिए है। अगर ओडिशा में भी कांग्रेस के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो यहां भी मामला पलट सकता है। तो ये अभी परिस्थिति बनी हुई है। नतीजे आज ही आने हैं 4 बजे, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस की गुंजाइश नहीं है। अब जो लोग अभी तक वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे, अगर ये शहर में है तो फिर भी उम्मीद है कि आ जाएंगे। अगर ये शहर के ही बाहर है, अगर किसी का फोन ही नहीं लग रहा, तो फिर वो आदमी आएगा कि नहीं आएगा, ये जरूर सवाल बना रहेगा। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं गैर बीजेपी पार्टियों के साथ ही, जैसे यहां आपको कांग्रेस पार्टी के साथ ये प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन 3 राज्यों के क्या समीकरण हैं और ये जो एक्स्ट्रा सीट पर अतिरिक्त उम्मीदवार उतरा हुआ है, ये इसकी कितनी चांसेस हैं? समीर जी से एक बार हम पूछ लेते हैं सर। बिहार, हरियाणा और ओडिशा। पहले बिहार मुझे लगता है कि बिहार में तो लगभग ये तय है कि आरजेडी का उम्मीदवार हार रहा है वहां पर, क्योंकि उनके पास खुद के बाद स्ट्रेंथ नहीं है। उनके पास 35 है, उनको 6 और एडिशनल वोट की जरूरत है, जिसमें उनकी उम्मीद थी कि 5 जो एआईएमआईएम के विधायक है वो और 1 जो बसपा का विधायक है वो उनको समर्थन देगा। हालांकि तेजस्वी यादव का कहना था कि हमारी बात हो गई है और हमारे पास जो पूरे 41 वोट चाहिए, हमारे पास पूरा 41 वोट का कोटा बन गया है। लेकिन बसपा का विधायक तो अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट देगा। उससे लगेगा कि जो राज्य के विकास के लिए होगा, एआईएम भी इस समय इसी तरीके से वोटिंग करेंगे। तो मुझे लगा इस बात की बहुत संभावना कम है और मुझे लगता है एनडीए बिहार में 5 सीटें जीत लेगा और आरजेडी को वहाँ खाता नहीं खुलेगा। अगर उड़ीसा की बात करें तो मुझे लगता है उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें आराम से निकाल रही है। 1 सीट जो बीजेडी है वो आराम से जीत रही है। उसके बाद जो सीट वोट बच रहे हैं कि 14 कांग्रेस के हैं और बीजेडी के 18 वोट है, ये मिलाकर दोनों का हो जाता है क्योंकि उड़ीसा में 30 वोट चाहिए। तो वहां टूट की बड़ी संभावना मुझे कम नजर आ रही है, क्योंकि अगर कम से कम तोड़ना होगा तो 6 से 7 विधायक तोड़ना इतना आसान नहीं होगा वहां पर एक झटके के अंदर। तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि निर्दलीय उनका जो समर्थन है वो जीत जाए। हरियाणा के अंदर इस बार हुड्डा साहब ने मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। हुड्डा साहब की कोशिश है कि जो हमेशा से हरियाणा में झटका लगता रहा एक राज्यसभा उम्मीदवार का कि कांग्रेस हार जाती है, तो इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा न हो और इसीलिए शायद हरियाणा के और उड़ीसा के अपने विधायकों को उन लोगों ने बाहर शिफ्ट कर दिया था। आज पहुंच गए, 4 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद मुझे लगता है कि आधे घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि उड़ीसा में कांग्रेस अपना उम्मीदवार बीजेडी के समर्थन से जीत जाएगी, हरियाणा में भी बचा लेगी और बिहार में मुझे लगता है कि हार होने की संभावना है। अगर उड़ीसा में अगर कांग्रेस हारती है तो बहुत बड़ी टूट होगी, हरियाणा में भी हारती तो मुझे लगता है कि फिर तो हुड्डा साहब को और कांग्रेस को चुनी। बिहार भी ऐसे तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसा आपने बताया एआईएमआईएम का समर्थन तो मिल चुका है आरजेडी को। इसकी घोषणा खुद दोनों की मुलाकात हुई थी, तेजस्वी यादव की, अख्तरुल इमान की, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के। और तेजस्वी अभी भी कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, डटकर लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि एआईएमआईएम हमारे साथ है, बसपा का समर्थन भी हमें, उनका एक निर्दलीय विधायक है जैसा उन्होंने बताया। अब सवाल यह है कि ये बसपा वाले और एमआईएम वाले तो आ गए, कांग्रेस वाले ही नहीं आए तो क्या होगा? सुनते हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी जी, आप लोगों को आवश्यकता थी 5 एआईएमआईएम के और 1 बीएसपी की, वो आवश्यकता तो पूरी दिख रही है, तो आश्वस्त है? नहीं, ऑब्वियसली अगर आप कैलकुलेशन अगर देखें तो 41 पे जीत होती है। 35 हम लोग पहले थे और 6 बाद में बसपा और एआईएम के लोगों ने हम लोगों को समर्थन दिया। हालांकि चुनौती जो बड़ी चुनौती थी, हमें 6 वोट की जरूरत थी, उन्हें भाजपा को 3 वोट की जरूरत थी। फिर भी सभी लोगों ने, एआईएम के, बसपा के लोगों ने समर्थन किया है। तो हम लोगों ने लड़ना
पसंद किया, ना कि झुकना पसंद किया, ना कि वॉक ओवर देना पसंद किया। एनडीए को जो 3 की आवश्यकता थी, उनका कहना है कि जो 3 हुए उन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो कांग्रेस के कुछ विधायक कहा जा रहा है कि उनका ट्रेस नहीं मिल पा रहा है। आपने संपर्क किया उन लोगों से? मतलब ट्रेस नहीं मिल पा रहे, यानी मतलब आपका कहने का मतलब एनडीए के लोगों ने किडनैप कर लिया। सर कांग्रेस वाले तो आए नहीं, तो तेजस्वी बोले आप क्या कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस वालों ने अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है क्या? अब जो भी हुआ वो अभी तक आए तो नहीं है। अब बीजेपी की बात सुन लीजिए। रविशंकर प्रसाद कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि उनके विधायक नजर आ ही नहीं रहे। अब ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद की जाए? एनडीए की बहुत प्रभावी प्रामाणिक जीत हो रही है। कुछ लोग कांग्रेस को खोज रहे हैं, तो मैं उस पर एक ही बात कहूंगा, क्या कांग्रेस के नेता अपने बिहार की पार्टी को खोजते हैं क्या? मैं तो सांसद हूं, यहां मुझे बताया कि यहां कांग्रेस का कोई संसदीय विधायक दल का नेता नहीं है, कोई सचेतक नहीं है। तो जिस पार्टी का यह हाल हो, और क्या कहना। देखिए वैसे तो सीधी सी बात है, हर किसी को संख्या बल पता होता है, मेरे कितने जीत सकते हैं, मेरे पास कितने विधायक हैं, फिर भी एक जो अतिरिक्त उम्मीदवार उतारे जाते हैं। अब इसके पीछे तो वजह यही है कि भाई कोई, जैसे अभी कह रहे थे, अंतरात्मा की आवाज पे कोई वोट डाल दे, या आप किसी की आवाज अंतरात्मा की जगा दें, तो मतलब, लेकिन वो अपने कोटे से तो होना नहीं है, वो तो सामने वाले के मन परिवर्तन से ही होना है। लेकिन फिर भी पार्टियां देती हैं अतिरिक्त उम्मीदवार। त्रिपाठी जी, अब क्या लग रहा है बिहार में? नहीं देखिए, एक तो अभी मतलब कहानी कुर्सी के शुरू होने के पहले जो है, अब आप जानते हैं शो में भी विजय जी बड़ी बातें बताते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे और बड़ी बात बताई। अच्छा, जैसे हम लोग अंतरात्मा पे बात कर रहे थे, तो अंतरात्मा मतलब आत्मा के अंदर, जैसे जेब के अंदर होता है। तो उसके बाद ये तय हुआ कि जेब और आत्मा, इनका कनेक्शन, इसका कनेक्शन है, तो वो अंतरात्मा ऐसे जा रही है। तो ये कभी मतलब शो से पहले ही आया, तो मैंने कहा ये बता दूं। लेकिन मूल बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में अपने जो थोड़े अतिरिक्त हैं उसको छोड़ना बंद कर दिया है। यानी उनके, अगर मान लीजिए कि 6 वोट चाहिए उनको, और जैसे आमतौर पे 41 में 6 कम या ज्यादा, लेकिन मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, और उनके पास 2-3 हैं, सामने वाले के पास 4 हैं, तो भी वो कैंडिडेट उतार देते हैं। तो एक तो अंतरात्मा सही में बहुत लोगों की जागती है आजकल, तो वो जाग जाती है। दूसरा, जिस तरह की कोएलिशन पॉलिटिक्स की बात होती है आजकल, चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं, अब फिर से कोएलिशन है, उसकी जो चैंपियनशिप की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसे जरा समझना चाहिए। वो कई बार, और वो हमने कोई ऐसा राज्य नहीं अब तो जहां ना देखा हो, वहां होता ही यही है। और कैसे होता है, जिस राज्य में चुनाव होने जा रहा है असम में, वहां कांग्रेस ने प्रत्याशी ही उतारने से मना कर दिया, कहा कि हम उतार के करेंगे क्या, हम तो हार जाएंगे, क्योंकि हेमंत शर्मा ने तो लिस्ट बना रखी, आज ये 3 विधायक, आज ये 3 विधायक चले जाएंगे। हरियाणा में भी जीत जाए कांग्रेस तो ये कोई मतलब आसान नहीं है, बहुत कठिन है उनके लिए। बिहार भी राष्ट्रीय जनता दल ने उतार जरूर दिया है प्रत्याशी, लेकिन वो मुश्किल दिख रहा है। और जो खबर आई कि तेजस्वी इसलिए बैक कर गए क्योंकि उनको लग रहा था कि चुनाव लड़े और राज्यसभा भी हार गए, वो आना दिल्ली ही चाहते थे, उनको अब पटना में मन नहीं लग रहा है, अब वो चाह रहे हैं कि इधर चले आए, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि उनको पता था कि चुनाव हार गए तो बड़ी मुश्किल होगी। इन दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो कहें कि एज दिख रहा है, बाकी तो नंबर आएंगे तो उसके आधार पर तय होगा। लेकिन इससे यह भी तय होता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, वो लोग बहुत अच्छे से मिलकर नहीं लड़ पा रहे। और एक बात जो समीर जी ने कही वो ठीक दिख रहा है कि शायद ओडिशा में बीजू जनता दल और कांग्रेस जो तीसरा प्रत्याशी उतारा है, उन्होंने क्या डॉक्टर है कोई, उनका नाम भूल रहा हूं, वो शायद नंबर ऑफ वोट्स। दिलीप विजय जी एक सवाल पूछ रहा हूं, आप हंसेगा मत फिर, लेकिन अच्छा मासूमियत पे ये संकट कांग्रेस के विधायकों पे क्यों खड़े होते हैं? देखिए, जिसमें अंतरात्मा होगी वही जागेगी ना। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं अंतरात्मा से, करेक्शन थोड़ा सा करो, जेब और आत्मा के बीच वो तो कनेक्शन उन्होंने बता दिया ना, हर्षवर्धन जी ने बता दिया, वो उसका उसी के लिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस की जेब से देखिए, बहुत सारे लोग केवल पार्टी डिसिप्लिन से चलते हैं, जैसे बीजेपी के लोग, वो अपना दिमाग मन नहीं लगाते। वो तय कर, वहां गुंजाइश नहीं, वहां पार्टी ने तय कर दिया, जेब ही नहीं है। अब पता नहीं ये तो, लेकिन अब बाकी जो लोग हैं उनकी अंतरात्मा जागती है, वो खुद अपने बुद्धि विवेक से फैसला करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। आपने तेजस्वी जी को सुना, उन्होंने, और आप भी बता रहे थे कि वो बीएसपी और AIMIM के विधायकों ने भरोसा दे दिया है, लेकिन तेजस्वी की पार्टी और कांग्रेस ने भरोसा दिया कि नहीं दिया, ये आपने न तो आपने बताया न तेजस्वी जी ने बताया। विजय जी, संघ में एक बार एक कहावत है
एक बार निर्णय हो ना तो फिर विचार करना बंद कर दिया वो जाता तो है। सूचना है तो सोचना नहीं है। सूचना है तो सोचना नहीं। ये तो आरएसएस की लाइन है ना, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो वो कांग्रेस में नहीं चलता। कांग्रेस में देखिए इंदिरा गांधी के वक्त में भी जब वीवी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब भी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी हार गए थे, क्योंकि इंदिरा जी ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज से वोट दीजिए, और कांग्रेस ने अंतरात्मा की आवाज से दिया और इंदिरा जी के उम्मीदवार वीवी गिरी को राष्ट्रपति बना दिया। तो कोई ये नई घटना हो रही हो ऐसा भी नहीं है, ऐसा होता रहता है। ठीक बात। तो और अभी मुझे लगा है, मैं देख रहा था वहाँ पे बिहार में कुछ लोगों से, वहाँ पे बिहार में बात भी हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की अंतरात्मा जाग गई है, और हरियाणा में जाग चुकी है, बिहार में जाग चुकी है, और हरियाणा में भी जागी हुई है। तो वो श्याम नांदल साहब ने कुछ किया होगा, तो वो अंतरात्मा हरियाणा में तो पहले भी खेल हो चुके हैं, पहले तो वो गलत पेन का भी इस्तेमाल हो चुका है, सब कुछ हरियाणा शाही में उड़ हुआ है। गई सर। वो तो अब गलती से भी हो गलत पेन जाता नहीं है। थी भाई, उनके पास वही थी तो उसे कर हाँ दिया। वही कह रहा हूँ, उससे हो जाता है। नहीं, अब ऑन अ सीरियस नोट, ये क्यों, ये प्रॉब्लम अगर है तो ये रिफ्लेक्शन किस पे है? मतलब भाई मुझे तो हिमाचल, कहाँ, गुजरात का चुनाव याद आ रहा है, अहमद पटेल थे, रात भर लगे रहे बीजेपी वाले, नहीं तोड़ पाए थे। कांग्रेस जिता लेगी थी अपना कैंडिडेट। लेकिन ऐसे ही हमने जैसे हरियाणा का उदाहरण दिया, कुछ एक और राज्यों में हम देखते हैं बड़ी आसानी से बीजेपी अपना कैंडिडेट निकाल देखिए, जाती है। ये वहीं पर हो पाता है जहां कांग्रेस के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको लगता है कि मेरा राजनीतिक भविष्य यहाँ पर नहीं रहा है। अब आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का यदि 5-7 यदि जीत करके भी आ जाते हैं तो बिहार के अंदर उनका क्या राजनीतिक भविष्य है? उनको एक तरफ दिख रहा है कि तेजस्वी जो है, जिनसे उम्मीद थी कि जिनके साथ हम कोalition बना करके और सरकार बनाने की थे, वो भी अब उम्मीद में कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं है कि तेजस्वी जो है वो आरजेडी के साथ वो शासन में आ जाए। तो सब कोई अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता करता है, और भविष्य कहाँ है? जहाँ पर सत्ता है। सत्ता किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के है, चाहे वो आसाम के अंदर हो, चाहे वो बिहार के अंदर हो, चाहे वो हरियाणा के अंदर हो। इसलिए जो दूसरी बात जो है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं छोड़ती है? यदि वो हार भी जाए तो जब तक कैंडिडेट खड़ा किए हुए, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक विपक्ष पर तनाव बना रहेगा, और वो तनाव इतना बना रहता है, और उसी तनाव के अंदर बीजेपी का काम भी हो जाता है। मजेदार बात है, अब दिखेगा कि आप पांचों के पांचों, याद कीजिए, इतने बड़े कैंडिडेट थे, पांचों के पांचों कैंडिडेट, हिमाचल वाला, हिमाचल वाला आप याद कीजिए, यहां पर भी है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बता रहे थे कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम 5 के 5 सीटें जीत रहे हैं। हमने कहा, अरे भाई आपके पास तो संख्या है नहीं, कहां से आएगा? बोला, एक प्रमोद महाजन जी ने कहा था ना, प्रमोद और कोक दोनों अपना रेसिपी नहीं बताते हैं, तो वैसे ही उसी पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। अरे कल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हुए, तो इसके बाद भी बहुत बयानबाजी हो रही है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा मजेदार रिएक्शन दिया, वो मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने भविष्यवाणी की इन राज्यों में क्या होगा, तो उन्होंने कहा ममता जीतेंगी और स्टालिन जीतेंगे तमिलनाडु में। अब 2 और राज्य थे बड़े, केरल और असम, यहां कौन जीतेगा नहीं बताया उन्होंने। ये नहीं कहा कांग्रेस जीतेगी, ये कहा यहां बीजेपी हारेगी। ये तारीखें आ गई हैं, और जो जनता के अंदर भरोसा है आदरणीय ममता बनर्जी जी, और तमिलनाडु में स्टालिन जी की डीएमके की पार्टी दोबारा लौट करके आ रही है। अन्य जगह भी बीजेपी ही हारेगी, आसाम में और केरला में। अब ये चुनाव क्यों, ये बयान क्यों इंटरेस्टिंग है? भाई उनको ममता जी नाम से याद हैं, तमिलनाडु में स्टालिन साहब नाम से याद हैं। चलिए मैं ये मान लेता हूं कि लेफ्ट और कांग्रेस दोनों उनके सहयोगी हैं, तो वो केरल के बारे में नहीं बोलना चाह रहे थे कि भाई केरल में कांग्रेस जीतेगी या लेफ्ट जीतेगा, कोई एक नाराज होता अपना साथी। लेकिन असम के बारे में तो बोल सकते थे कि असम में कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने बाकी जगह कहा कि बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी, ये नहीं कहना चाह रहे थे वो। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये तो रणनीतिक तौर पर भी है। अभी 27 के पहले उनको दबाव बनाना है ठीक से, भाई बार्गेन का मसला है ना, सीट कौन कितनी ले जाएगा। और अगर ध्यान से देखें तो कभी भी कोई रीजनल पार्टी वो कांग्रेस को किसी दूसरे रीजन में जीतते हुए नहीं देखना चाहती। ये बाकायदा इनका एक गठजोड़ है, जिसको हम लोग एक समय में कहा करते थे कि थर्ड फ्रंट है क्या, तीसरा मोर्चा है क्या, तो अब वो थक गए। अब वो तीसरा मोर्चा बनाते नहीं है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि टंगड़ी जरूर तीसरी वाली मारते रहते हैं, चलो ठीक है एक और 2 लोग खड़े हैं तो उसमें तीसरा भी एक घुसा दो तो थोड़ा मामला तिकोना हो गया। और कई बार इस तरह की चीजें, अब तो ये साफ साफ दिखने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लाभकारी हो जाता है। पश्चिम बंगाल की बात अगर आप छोड़ दें, पश्चिम बंगाल में तो चूंकि ममता जी अलग से एक ताकत बन के उभरी, उन्होंने शून्य कर दिया। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर कम्युनिस्ट और कांग्रेस ये थोड़ा ताकत में आ जाएंगे तो क्या होगा।
और अखिलेश यादव को साफ साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी, पिनराई विजयन उनके साथ गठजोड़ बनाना जा रहा है। हाँ, असम वाला तो आश्चर्यजनक, क्योंकि वहां तो और कोई फोर्स ही नहीं, मतलब फोर्स ही नहीं। फिर भी अगर वो नहीं कह पा रहे हैं कि भाई गौरव गोगोई मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर तो उनको शायद लग रहा होगा कि हेमंत बिश्व शर्मा जीतेंगे, लेकिन चलो बोल देते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल का अपडेट आपको मैं दे दूं। चुनाव के ऐलान होते ही चुनाव आयोग बड़े फैसले ले रहा है। चुनाव आयोग ने एक झटके में बंगाल के तमाम बड़े अधिकारियों को हटा दिया है। बंगाल के डीजीपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव, इनके साथ साथ कोलकाता के कमिश्नर, इन सब का तबादला कर दिया है। पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता ये बंगाल के नए डीजीपी बनाए गए हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी बदले गए हैं। अजय मुकुंद रानाडे को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। 2 और बड़े अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को भी उनके पद से हटा दिया था। चुनाव आयोग ने आज दोपहर 3 बजे तक अपने आदेश का पालन किए जाने का भी निर्देश दिया हुआ है। तो बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में बदलाव, चुनाव की आचार संहिता लगते ही ये वहां दिखाई दे रहा है। और बंगाल के बड़े अधिकारियों के तबादले पर आज संसद में भी काफी घमासान हुआ। टीएमसी सांसदों ने राज्यसभा में हंगामा किया और पूरे दिन के लिए सदन से वॉकआउट कर दिया। चुनाव आयोग का पावर हड़प नहीं सकते हैं। चुनाव आयोग का पावर वो अलग है, संविधान ने उसको पावर दिया गया है, उसको सदन में रेज करके कोई मतलब नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का इज्जत करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को हमला करने का यह आदत बनाया हुआ है, ये ठीक नहीं है और ये सदन का समय को भी दुरुपयोग किया है। तो एक तरफ चुनाव आयोग ने अफसरशाही में बड़े बदलाव किए बंगाल में, तो वहीं ईडी भी आ गई है अब गेम में। ईडी ने हावड़ा, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर और विधाननगर समेत 10 जगहों पर रेड की है। ये छापे अवैध कॉल सेंटर्स पर पड़े हैं। अभी ये साफ नहीं है कि इन छापों का कोई पॉलिटिकल फंडिंग या राजनीतिक प्रक्रिया से भी कोई संबंध है या नहीं है। तो चुनाव घोषित होते ही ईडी पहुंची बंगाल और ब्यूरोक्रेसी में बदलाव सर, और पार्लियामेंट में हंगामा। इसको लेकर जरा बोल दूं, ये कलकत्ता का है, ये वीडियो जो आ रहा है, ये मैं पूछ रहा हूं कलकत्ता का है? लगता तो है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आपको देश के किसी शहर में ऐसे शहर नहीं दिखेगा। और ये मैं चूंकि जाता रहता हूं तो मुझको अनुमान है ये मतलब आप जरा देखिए, ये बड़ा जरूरी है। चुनाव के समय ये बात और ठीक से होनी चाहिए। सॉरी सर, आपका समय मैंने बीच में लिया। कई बार हम ये कहते हैं ना कि बदलाव आता कैसे है। वहां के लोग भी तो दिल्ली आते होंगे, हैदराबाद आते होंगे, जो कहां तक चला गया ग्रेटर हैदराबाद, मुंबई जाते होंगे, चेन्नई जाते होंगे, अलग अलग शहरों में जाते होंगे, और ये कलकत्ता है। बस हो गई मेरी टिप्पणी पूरी। अच्छा ठीक है सर। बंगाल में बदलाव और पार्लियामेंट में हंगामा, अच्छी बात है। कभी तो चुनाव आयोग भी एक्टिव हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हो रहा है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सभी जगह एक्टिव होगा। या 4 जगह चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, वो सब लोग हैं, वो पक्षपाती नहीं होंगे, यहाँ पर कर रहे होंगे। तो इसमें क्या है, चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है, वो देख रहा है कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर कोई आपत्ति है, उनको बदलाव किया जाए। मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल का खत्म हो गया था, अभी 4 राज्यों का और बाकी है, उसका भी इंतजार आपको करना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो अधिकारियों के तबादले से पहले बड़ा सवाल है एसआईआर का क्या हो रहा है। एसआईआर पर क्या होगा, एसआईआर क्या पूरी हो जाएगी, नहीं होगी, और अगर पूरी नहीं होगी तो कैसे इलेक्शन करवाएंगे, किस तरह के इलेक्शन होंगे, क्या इलेक्शन कमीशन को इसका पूरा भरोसा है कि एसआईआर खत्म होगी, एसआईआर खत्म नहीं होगी। तो एसआईआर पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं वो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बॉल डाल देंगे उनकी कोर्ट में तो वहां से तो काम चलेगा नहीं ना। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है चुनाव करवाना निष्पक्ष। देखिए मेरी बात सुन लीजिए ना, आप कर लीजिएगा। चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया एसआईआर पूरी करवाने के लिए, ये बात ठीक है। इसका मतलब है एसआईआर को देखना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष और हर वोट पड़े, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। यदि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करवा पा रहा तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा ना कि ये चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। इसमें संदेह क्या है आपको? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ये संदेह क्योंकि अभी नहीं लग रहा कि वो 50 लाख जो नाम है एसआईआर में बचे हुए उनका पूरा होगा कि नहीं होगा। यदि एश्योर कर रहे हैं कि भाई हाँ हो जाएगा तो ठीक बात है, उसमें क्या है। हाँ, मेरा बस इतना है इस पर टिप्पणी थी कि देखिए पहले काम तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पहले ये काम तो इलेक्शन कमीशन ही कर रहा था, और इलेक्शन कमीशन ये जरूर मान करके चल रहा था कि ये काम हम कर लेंगे। और बंगाल चुनाव से पहले बिहार में भी ऐसी बातें आई थी, और बिहार में इलेक्शन की घोषणा से पहले ही चुनाव आयोग ने वो काम पूरा कर लिया था। यहाँ
अपने नियंत्रण में सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर जुडिशियरी को इसमें काम पर लगाया है कि भाई आप इन्हें क्यों ऐसा किया गया, ताकि पारदर्शिता बने। चुनाव आयोग पर आरोप था टीएमसी का कि ये निष्पक्ष नहीं है, तो किस पर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो चुनाव आयोग से आप नहीं, आपको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो हम अपने जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को लगा देते हैं। तो अब यदि नहीं ये पूरा होता है तो इसकी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग पर नहीं जाएगी ना, ये तो उन जुडिशियल ऑफिसर्स का दायित्व बनता है कि वो काम पर समय से पहले पूरा। और यदि नहीं होता है तो मुझे लगता है कि एक ही विकल्प बच जाता है, क्योंकि 7 मई तक सरकार का गठन होना निश्चित है, यानी सरकार विधानसभा का गठन होना निश्चित है। हाँ, वो तो होना ही है। ठीक है। यदि नहीं होता है, यदि मान लेते हैं कि यदि ये खींच करके चली जाती है, 20 दिन और चला जाता है, 25 दिन और चला जाता है, इसलिए बंगाल का चुनाव जो है वो 9 अप्रैल को न करके 23 और 26 अप्रैल को किया गया है, ताकि मुझे लगता है कि ये ध्यान में जरूर रहा होगा चुनाव आयोग को कि शायद तब तक जो है ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो। अरे मैं तो कल, क्योंकि तो ऐसी स्थिति में बस एक ही लाइन जोड़ूं, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मजबूरन वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लागू करना पड़ेगा। अब ये तो हमने कल भी बात की थी, कल तो आप लोग कह रहे थे ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था, मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा था, मैं बाकियों का नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं, यदि ये स्थिति बनती है तो उसमें प्रेसिडेंट रूल लगाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प बच ही नहीं जाता है। मुझे लगता है अगर चुनाव आयोग के दिमाग में या केंद्र सरकार के दिमाग में राष्ट्रपति शासन का होता तो कल चुनाव की डेट डिक्लेयर ही नहीं करता चुनाव आयोग कि 23 तारीख और 29 तारीख को वोटिंग है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी तो तय है कि अब चुनाव होगा, कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, आपने डीजीपी बाकी सारे पुलिस अधिकारियों को वहां से नए लोगों को जिम्मेदारी दे दी है। तो मुझे लगता है कि अब डेट डिक्लेयर हो गई है तो अब किसी भी स्थिति में बंगाल के अंदर चुनाव होंगे, और चुनाव आयोग ये मान के चल रहा होगा कि जो भी 50 लाख लोगों को लेकर अभी जो फाइनल हुआ नहीं है, वो किसी भी स्थिति में चुनाव के वोटिंग के पहले फाइनल लिस्ट जारी होगी, उसमें चुनाव आयोग उसको करवा लेगा, और इसी आधार पर चुनाव आयोग ने 23 और 29 तारीख को वोटिंग का तय किया। अरे कल आपने ओपिनियन पोल देखा कि नहीं देखा? कल चूंकि उस पर सब चैनलों पर बहुत चर्चा हो गई, इसलिए हमने उसको यहाँ नहीं लिया। महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए ये जो 50 लाख वोटर्स हैं, वो 50 लाख वोटर्स ऐसा तो है नहीं कि फेज 1 के हैं या फेज 2 के हैं, वो तो कॉमन, ये सारे जगह बिखरे हुए हैं। तो किसी भी हालत में 23 अप्रैल से पहले ये, और उसमें भी आपको ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत पड़ेगी। किसी ने तो ये आशंका जाहिर की नहीं कि काम पूरा होने नहीं वाला, मतलब मैं कह रहा हूं जो लोग सबने की आशंका, नहीं, जो काम ये कर रहे हैं उनमें से किसी ने कि ये काम टाइम से पूरा नहीं होगा, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है। ओपिनियन पोल जो कल आए, लेकिन वो तो ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी अभी भी आगे हैं, ममता बनर्जी फुल मेजोरिटी की सरकार भी बना रही है। बीजेपी बढ़ती हुई जरूर दिखाई गई थी, लेकिन 100-110 के आसपास जो है उसको ठहरा हुआ फिलहाल दिखा दिया गया था। तो क्योंकि समीर जी आपने सबसे ज्यादा जोर से कहा था कि बीजेपी जीत रही, क्या कहना है आपको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनाने जा रही है। मैं आज फिर इस बात को दोहराऊंगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहां काम कर रहा है, और ओपिनियन पोल कल आए, अभी तो टाइम है ना, 44 और 48 दिन का समय। महाराष्ट्र के समय भी यही कहा गया था कि भाई महाराष्ट्र में सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। बिहार को लेकर जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि बिहार में नीतीश कुमार बहुत बुरा प्रदर्शन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने करी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां जिस तरीके से चुनाव प्रचार अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, फिर अमित शाह ने और प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में किया, बंगाल में अभी प्रधानमंत्री मोदी ने समापन जो किया है परिवर्तन रैली का भी कल के तारीख में, वहां जिस तरीके से भीड़ आई, और अब तो चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई, भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहां काम करेगा, संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक वहां भी काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन लगेगा, अमित शाह वहां पर अपना इलेक्शन मैनेजमेंट वहां पर देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैली होगी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री, कैबिनेट मंत्री, तमाम सांसद, विधायक, तमाम राज्यों के महापौर और विधायक अब बंगाल के अंदर डेरा डाल रहे हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां संगठन लगातार देख रही है, मुझे लग रहा है, और बहुत फर्क नहीं है। अगर आप वोटों में अगर देखेंगे तो 8% का वोट है, 8 से 9% के वोट का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 4 से 5% का वोट बढ़ाना है, और ममता बनर्जी का कम से कम 5 से 7% वोट इस बार कम होते जा रहा है। मुसलमानों का वोट जो एक तरफा ममता बनर्जी को 70 से 72%, 75% मिलता रहा है, इस बार वो कम होगा, क्योंकि इस बार ओबीसी भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, हुमायूं कबीर भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, और हिंदुओं का वोट जो ममता बनर्जी के साथ जुड़ा था वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार शिफ्ट होने वाला है। तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक 42 से 43% करने की तरफ जा रही है, और ममता बनर्जी कायम है अपने असेसमेंट पर, निश्चित रूप से। एक सवाल अखिलेश यादव से हुआ,
अब सवाल ये था कि बिल्कुल जैसे फुल टॉस कहते हैं बॉल, आप ऐसा कि इस पर आप कहीं भी ग्राउंड के किसी भी कोने में इसको ले जाना चाहें तो ले जाइए। सवाल था कि साहब 2027 में क्या बदलेगा, इलेक्शन के बाद क्या बदलेगा। तो अब उनको जो मन में उस वक्त आया या ज़्यादा समय नहीं रहा होगा, तो बदलेगा क्या, योगी जी की जगह मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। परिवर्तन तो एक ही देखोगे कि योगी जी हट जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और बुलडोजर पर दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर पे दिमाग नहीं होता है, उसका ड्राइवर बदल जाएगा बस। ये ऐसे सवाल होते हैं जिन पे ऐसे लिखे जाते हैं, मतलब कि हम आएंगे तो यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, ये अन्याय हो रहा है, वो अन्याय हो रहा है। लेकिन ले जी ने उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बात की, बदलेगा क्या, उनकी जगह मैं आ जाऊंगा, इतना ही तो बदलेगा, बाकी बुलडोजर है और पहले अभी वो चला रहे हैं, बाद में मैं चलाने लगूंगा। त्रिपाठी जी नहीं, और प्रतीक तो यही है ना, योगी और योगी जी का बुलडोजर, बाबा जी का बुलडोजर, बुलडोजर जस्टिस। तो अखिलेश यादव जो बात कर रहे हैं एकदम ठीक बात कर रहे हैं, और उनके बगल में देखिए अबू आजमी बैठे हैं, तो ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा। तो बुलडोजर कहाँ जाता है, तो अब वो जाहिर है वैसे तो वो जाता है किसी अपराधी के घर में, कोई ऐसा किसी दुकान में, किसी अवैध कब्जे को, लेकिन कहाँ जाता है, तो अखिलेश यादव और अबू आजमी या दूसरे लोग कहते हैं वो मुसलमान के घर जाता है। तो बड़ी क्लैरिटी है, इसीलिए अखिलेश जी ने जो जवाब दिया वो 2 लाइन में पूरा जवाब दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि ये जवाब तो उनके अपने मन का है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता के मन में ये जवाब अभी तक तैयार हो पाया है क्या? उसके लक्षण तो नहीं दिखते हैं, वो कहीं भी जमीन पर नहीं दिख रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। कहते हैं ना कि एक सीन दिखने लगता है, सेंटिमेंट आने लगता है। अब हम 2026 से देखिए मार्च आधा बीतने जा रहा है, तो सेंटिमेंट दिखने लगता है। अब तो साल भर भी नहीं बचा हुआ है, वो सेंटिमेंट कहीं अभी क्रिएट नहीं हो रहा है। अभी ये जरूर कोई कह सकता है कि 10 साल की सरकार हो गई, सरकार से क्या उम्मीदें थी, पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। अभी भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, बीजेपी के भीतर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, उससे हम जीत जाएंगे, इस पर टिके हुए हैं। ठीक है, उनकी अपनी राजनीति बहुत अच्छी चल रही हो, इस पर कोई तो न तो कोई धरना प्रदर्शन, न अखिलेश यादव कहां कौन सा मतलब माहौल बनाने के लिए निकल पड़े। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा कहानी कुर्सी में। तो भाई 2024 में भी नहीं दिख रहे थे, 80 सीटें ही मिल रही थी योगी जी को। सर उधर देख के बोलिए ना। मैं वैसे जानकारी के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है, चेयर को हमेशा एड्रेस करना। नहीं, सेंटिमेंट दिख रहे थे, लेकिन लग रहा था कि सेंटिमेंट बदल जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी रविवार को राज्य सरकार के द्वारा आयोजित दावत इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। अब यहाँ रेवंत रेड्डी बोल रहे थे जब, तो कुछ वो मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए वैसे बहुत से बयान दे चुके हैं, इस बार एक और ऐसा बयान दिया और थोड़े और आगे बढ़ गए वो। पहले मैं आपको पुराने वाले बयान याद दिलाता हूं उनके। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इज मुस्लिम मींस कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस मींस मुस्लिम पार्टी। मुझे आप रेवंतुद्दीन भी कह सकते हैं, मुझे रेवंतुद्दीन भी कह दीजिए तो मुझे एतराज नहीं है। फिर हमने तो अजहरुद्दीन जी को मुख्यमंत्री मंत्री बनाया, औरों को मंत्री बनाया। अब इस बार उन्होंने कहा कि आप लोगों की दुआओं से, मतलब जो रोजा रखने वाले मुसलमान हैं, आप लोगों की दुआओं से ही दुनिया महफूज है। इस पवित्र महीने में आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, आप अच्छे काम करते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आपकी दुआओं का बहुत असर होता है और आज देश को इसकी ज़रूरत है, मतलब आपकी दुआओं की ज़रूरत है। रेवंत रेड्डी ने फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम लिया और कहा देखिए हमने इनको मंत्री बनाया, आपको भी खुश होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को डीएसपी की नौकरी दे दी। फिर उन्होंने बताया कि हमने क्रिकेट स्टार मोहम्मद सिराज को भी डीएसपी बना दिया है। और इस बीच मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए यह भी कहा कि आज मैं अपने दिल की गहराई से एक बात कहना चाहता हूं कि यह सरकार आपकी है, मैं आपका भाई हूं और हम सब मिलकर हैदराबाद शहर और तेलंगाना राज्य को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। आपके दुआ से आज इस दुनिया बच रहा है। आप लोग, हम लोग सब मिलके इस देश तरक्की करने के लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। इसी मैदान में एक दिन मोहम्मद अजहरुद्दीन खिलाड़ी बनकर क्रिकेट खेलते थे, आज मंत्री बनकर यहां मंच पर बैठा हुआ है। दूसरे मोहम्मद अली शबीर साहब के बारे में मैं बोलने का कोई जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, माइनॉरिटी लोगों को 4% रिजर्वेशन दिलवाए। आज हजारों में डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बड़े बड़े नौकरी मिल रहा, बोले तो 4% रिजर्वेशन के वजह से अपने माइनॉरिटी बच्चों के लिए तरक्की हो रहा है। इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स पढ़ने के लिए जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी को सरकार मदद देकर आज कार्रवाई आगे लेकर जा रहा है। वैसे ही हम लोग निकत जरीन को डीएसपी नौकरी दिए, बॉक्सिंग चैंपियन, सिराजुद्दीन को हम डीएसपी नौकरी दिए, क्रिकेट चैंपियन। मैं ये मन से एक ही बात साफ कहना चाहता हूं, ये सरकार आपका है, मैं आपका भाई हूं। बहुत जरूरी है सरकार के लिए
आज आप लोग देख रहे हैं दुनिया में कैसे पहल रहा है। आज जो भी जंग चल रहा है एक तरफ से, हिंदुस्तान में भी अपने बीच में ये आग लगाने के लिए कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं, मगर उस चक्कर में हम लोग नहीं पड़ना, क्योंकि हम सब लोग मिलकर मिले तो ही, हम सब मिलके मेहनत किए तो ही ये राज्य और ये देश तरक्की करने वाले। ये बयान ऐसे क्यों दे रहे हैं रेवंत रेड्डी? हमने पहले भी एक बार इस पर चर्चा की थी जब ये बयान आया था। मुझे रेवंतुद्दीन भी कहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताया गया कि साहब हो सकता है कि कोई संकट हो, कुर्सी के ऊपर संकट हो, तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर आप इसको देखिए कि मुसलमान तो मेरे साथ हैं, मैं मुसलमानों के लिए जैसा जितना मैं करता हूं उतना किसी ने नहीं किया, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है उनको इस किस्म के बयान देने की। अब आप यूँ कहिए कि दुनिया आपकी वजह से बची हुई है, क्योंकि आप दुआ करते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आप रमज़ान में रोज़े रखते हैं, तो आपकी वजह से दुनिया बाकी है, आपकी वजह से भारत बाकी है, भारत आपकी वजह से चल रहा है। मतलब आप वो तो ऐसी नई लकीर खींच रहे हैं जिसके आसपास भी कोई नहीं पहुंच पाए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सऊदी अरब में लोग जो नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, वो काम नहीं कर रहा है। गल्फ के जितने कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, वो सब युद्ध में भी उलझे हुए हैं, उनकी दुआएं काम नहीं कर रही हैं। ईरान वालों आपकी दुआएं सिर्फ काम कर रही हैं भारत के अंदर। दरअसल देखिए, बात महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी आज के दिन में राहुल गांधी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग से भी ज्यादा मुस्लिम परस्त पार्टी हो गई है। और जब नेता उस दिशा में चल पड़ता है तो फिर कार्यकर्ता, और मुख्यमंत्री ये कार्यकर्ता ही तो हैं, फिर बाढ़ लग जाती है, होड़ लग जाता है कि हम कौन किससे ज्यादा मुस्लिम परस्त हो सकता है। उसी का नतीजा आपको दिख रहे हैं। नहीं तो तेलंगाना में ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? आपकी दुआओं से हम यहां पर हैं, तो क्या हिंदू लोगों ने उनका वोट नहीं किया है, उनके लिए दुआएं नहीं किया है? क्या वो सिर्फ मुसलमानों के वोट से वहां पर आकर के खड़े हो गए हैं, या उन्हीं की दुआएं काम कर रही हैं? मंदिरों की कोई दुआएं नहीं है, मस्जिदों की दुआएं ही सिर्फ काम करती हैं। दूसरी बात, जब आप इस प्रकार की बात करते हैं तो एक दूसरा वर्ग होता है, वो समझता है, छला हुआ महसूस करता है अपने आप को, लगता है अरे ये इफ्तार के बारे में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब हिंदुओं के पर्व आता है तब जो है वो कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। तब वहां पर सेकुलरिज्म का मतलब ये तो नहीं बनकर के रह जाए ना कि भाई हम मुस्लिम परस्ती करें तो वो सेकुलरिज्म है। अच्छा, मुस्लिम वोट टूटता है तो कहता है सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं हो, यानी मुस्लिम वोट तो सेकुलर है, हिंदू वोट में जैसे ही कहा जाए कि हिंदू वोट एक साथ करें, बोला नहीं ना, ये तो कम्युनल बात हो गई है। अजीब नैरेटिव हम कांग्रेस पार्टी के दो और लोगों के रिएक्शन में आपको दिखाता हूं, वो भी हैरान करने वाले हैं। मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपनी पार्टी को मुसीबत में डालने वाला एक बयान दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान से बात कीजिए ना, पाकिस्तान से बात करना तो सबसे आसान काम है, हमारी भाषा एक है, हमारी सोच एक है, हमारी संस्कृति एक जैसी है। उन्होंने कहा बस वो हमसे बेहतर कबाब बनाते हैं, लेकिन हम अमेरिकियों से बेहतर कबाब बनाते हैं, लेकिन हम तो अमेरिकियों के कैंप में। आप देखिए कैसे उन्होंने तार जोड़े कि पाकिस्तान हमसे बेहतर कबाब बनाता है, हम अमेरिकियों से बेहतर कबाब बनाते हैं, फिर भी हम अमेरिका के कैंप में और हम इजराइल के दोस्त बने हुए हैं। हमें उनका दोस्त नहीं होना चाहिए, हमें तो इनके साथ रिश्ता रखना चाहिए। हमारे पड़ोस में इतने करोड़ों लोग रहते हैं जो हमारे जैसी भाषा, हमारे जैसी बोली, हमारे जैसे कपड़े, सब उनका हमारे जैसा है। तो उन्होंने कहा और क्या होगा, आप जाके बात करेंगे, कुछ वो आपसे शिकायत करेंगे, कुछ आप अपनी उनसे गिला बताइए। आप पहलगाम की बात कीजिए, जिन लोगों ने 25 लोगों के सर में गोली मार दी, उनके बच्चे और बीवियों के सामने, उनसे मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि क्या हो गया, पहलगाम की बात भी करनी पड़ेगी तो करो। सोचिए आप, कितना इनह्यूमन स्टेटमेंट है। उनकी बात सुनेंगे तो आपको और बुरा लगेगा। आप में ये हिम्मत क्यों नहीं है कि आप उनसे मिले और कहें कि भाई मैं तुमसे बहुत मतभेद रखता हूं, तुम बहुत गलत लोग हो, तुम आतंकवाद हो, कि तुम ये हरकतें कर चुके हो, बंबई आए हो, उरी आए हो, पठानकोट आए हो, पहलगाम आए हो। अब आप बताइए कि आपकी जिम्मेवारी ये नहीं बनती है क्या? क्यों उनसे सीधा नहीं बताते हो? आप पहुंच जाते हैं कहाँ, कोलंबिया, थरूर साहब को भेजकर कि वो वहां जाकर बताए कि ये पाकिस्तानी कितने गंदे लोग हैं, और फिर वो व्हाइट हाउस पहुंचते हैं और वहां शिकायत करते हैं कि ये पाकिस्तानी इतने गंदे लोग हैं। लेकिन उनको ये हिम्मत नहीं है कि इस्लामाबाद जाओ और उनसे कहो सीधा कि तुम बड़े गंदे लोग हो। वो नेपाल भी नहीं जाते हो जहाँ की हिंदू बहुमत है, चीन नहीं जाते हो, रूस नहीं जाते हो, कहाँ जाते हो? अमेरिका। और अमेरिका पहुंचने के पहले
ये दिखाने के लिए कि मात्र हम अमेरिका नहीं जा रहे, कोलंबिया तक पहुंच जा। किस किस्म के लोग हैं? क्या कायर लोग हैं? हिम्मत नहीं है क्या कि दुश्मन के साथ सीधा बात करो? तो दुश्मन के एयरबेस पे हम मिसाइल मारना कायरता है। दुश्मन को जाके कान में बताना पड़ेगा क्या अय्यर साहब कि तुम टेररिस्ट हो? कह रहे सीधा क्यों नहीं बताते? और कैसे सीधा बताना होता है? क्या तरीका होता है और सीधा बताने का? बोलने का मन कर रहा है, बोलने देंगे सर। अब आपके लोगों का फ्लोर है। जो सरमल शेख में मनमोहन सिंह तो सब बता दिए थे। कहते कि पाकिस्तान भी जो है वो इस्लामिक आतंकवाद का पीड़ित है, आतंकवाद का पीड़ित है। भारत में बम फूटना बंद हो गया था, टेरर बॉम्बिंग भारत में बंद हो गया था। हर जगह गली मुहल्ले, रेल, ट्रक, बस स्टैंड, सब जगह कहा जाता था कि कोई भी ऐसा चीज, संदिग्ध चीज मिले तो बताइएगा, क्योंकि रोज ऐसी घटनाएं होती थी। कह रहे हैं कि बात करने में ज्यादा हिम्मत लगती है, जंग करने में नहीं। जो बातें याद ये कह रहे हैं, गांधी जी ने तो जिन्ना को यही समझाते रहा कि एक ही है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि एक तो ये कि अय्यर साहब अब खत्म हो गए हैं राजनीतिक तौर पर। जा तो खाते में कांग्रेस की राय जो भी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये जा चुके हैं। कांग्रेस ने तो बता दिया ना, नहीं है उनके। तो सिर्फ जा इतना नहीं गए हैं, उनकी बुद्धि जा चुकी है, उनका विवेक जा चुका है। 85 साल के हो गए। और हम लोगों के यहाँ तो कहा जाता है कि एक उम्र के बाद बड़े बुजुर्ग अगर वो गड़बड़ करने लगे तो उनको घर के कमरे में बिठाइए, मेहमान आए तो भले मिल के जाएं, पैर छू के आशीर्वाद लेके जाएं, बाकी उनको फिर उनके कमरे में बिठा दीजिए। तो मणिशंकर अय्यर उस अवस्था में पहुंच चुके हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के साथ हमें क्या करना है? अरे भाई, पूरी की पूरी सरकारें ही पाकिस्तान से बात करने गए। अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर चले गए, सब कुछ तो हमने किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो कुत्ते की दुम है भाई, वो टेढ़ी की टेढ़ी है। वो तब ठीक होती है जब उसको हम थोड़ा लतियाते हैं, थोड़ा सा पीटते हैं। और समझदार लोग क्या है ना, वो कहते हैं भाई इससे मुंह मत लगो, छोटा आदमी है। तो ये आतंकवादी मुल्क है, इससे रोज रोज मुंह लगेंगे तो हमने 75 साल में उसको बराबर खड़ा कर लिया, तो पिछले 10 साल में ठीक किया। लेकिन असली टिप्पणी आप वो भी बता दीजिए कि पीएम चले गए थे नवाज शरीफ का शादी में, बिल्कुल गए, इसीलिए गए कि शायद कुछ बात बने। लेकिन असली टिप्पणी होनी चाहिए रेवंत जी पर। क्या भारत के नेताओं को नेहरू जी वाला अपराध बोध जाएगा ही नहीं? जवाहरलाल नेहरू ने देश बट गया, यहां मुसलमान हैं, उनको न कुछ हो, उसके चक्कर में हिंदुओं की आस्था को कुचलते रहे, वही काम वो कर रहे हैं। जब वो कहते हैं जिस देश में हिंदू सुबह से रात तक सूर्य को जल देने से लेकर, पेड़ पौधा लगाने से लेकर, पेड़ की परिक्रमा करने से लेकर, बरगद पीपल पूजने से लेकर, नदी पूजने से लेकर, पहाड़ पूजने से लेकर, जंगल पूजने से लेकर, दुनिया कौन बचा रहा है? दुनिया में कोई और बताइए जो इस तरह से, जैसे हम प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति के साथ रहते हो, और ये क्या कह रहे हैं? तो कई बार लगता है ना कि सचमुच ये लोग चाहते हैं कि ऐसी चर्चा हो। और फिर मैं कह रहा हूं, रेवंत रेड्डी जी, इससे कुछ नहीं होगा। आप भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत करेंगे। केसीआर को भी यही गलतफहमी थी कि हम और ओवैसी हैं तो मुसलमान कहां जाएगा। जी, मुसलमान ने क्या किया ये सबको समझ में आया। अब ये जो मणिशंकर अय्यर का आपने स्टेटमेंट देखा, एक्चुअली इनके बाद कांग्रेस के एक और नेता बोले, हुसैन दलवाई, महाराष्ट्र के नेता हैं। इन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। और फिर उन्होंने एक और बात कह दी, वो कंट्रोवर्शियल थी। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, केवल इसीलिए उससे नफरत करते हो। बिल्कुल, वो हमारा ये है, पड़ोसी देश है, उससे बात करनी चाहिए। बांग्लादेश से बात करनी चाहिए, नेपाल से करनी चाहिए, श्रीलंका से करनी चाहिए। कहाँ न कहाँ ये फेडरेशन बनना बहुत ज़रूरी है। बातचीत करके ये हल करना चाहिए। वो मुस्लिम कंट्री है, इसलिए उसके खिलाफ हर दिन बोलना बिल्कुल गलत बात है। आज ऐसा है, मुस्लिम कंट्री जो है दूसरे अरब देश के, उनकी वजह से हमें तेल वगैरह मिल रहा है, बड़े पैमाने में उनकी इन्वेस्टमेंट देश में हो रही है। मतलब उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब रखने की एक ही वजह उन्होंने बताई कि वो मुसलमान देश है, और फिर खुद ही कहा कि मुस्लिम देशों की वजह से तो तेल मिलता है, तो जिनसे तेल लेते हैं उनसे रिश्ते खराब हैं क्या? हमारे यूएई से रिश्ते खराब है, सऊदी अरब से रिश्ते खराब हैं क्या? बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो पाकिस्तान से रिश्ते केवल इसलिए कि वो मुस्लिम। अब कैसी बात कर रहे हैं, मतलब इलॉजिकल बात, और कह रहे हैं फेडरेशन बनाना है हमको, तो इन सबके साथ पाकिस्तानी मुसलमानों को सऊदी अरब का मुसलमान मानता भी है क्या कि ये आले दर्जे के मुसलमान? दो बयान आपके सामने, 3 बल्कि रेवंत जी का भी जोड़ लीजिए। देखिए, दलवी साहब जो कह रहे हैं वो उनका एक कांग्रेस और जो उनका पॉलिटिकल एंगल है कि भाई मुसलमानों की वजह से, मुस्लिम देश है पाकिस्तान, इसलिए हम नाराज हैं। तो अभी तो बहुत सारे देशों के साथ, हमारे मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते कैसे हैं वो दलवी साहब जानते ही होंगे। लेकिन मसला
मणिशंकर अय्यर की आप आलोचना कितनी भी कर लें, लेकिन दुनिया भर की डिप्लोमेसी में, दुनिया भर के हालात में देखें और हिंदुस्तान को भी रेफरेंस में दें तो बिना बातचीत के कोई मसला हल नहीं होता। अब ये सरकारों को तय करना होता है, देश को तय करना होता है कि उसे कब बातचीत करनी है। चाहे वो ईरान, क्या नाम है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, क्या उस पर बातचीत की कोशिश नहीं की गई? आज जब ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है उसमें भी ओमान में, कतर में मीडिएट करके बातचीत की बात हो रही है। जब कारगिल हुआ उसके बाद वाजपेयी जी ने बात करने की कोशिश की, उससे पहले भी की, उसके बाद भी की, शिखर वार्ता तक की। तो बातचीत की बात करना कोई अपराध नहीं है। और मैं समझता हूँ जंग कभी भी हो, जंग होती तब है जब बातचीत बंद हो जाती है। सर बिल्कुल ठीक, आपने तो बहुत सारी डिप्लोमेसी भी देखी है, सब कुछ देखा है। मैं एक बात करना चाह रहा हूं, आप किसी बात, सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान से बात करें कि नहीं करें, पाकिस्तान में किससे बात करें, पाकिस्तान में किससे बात करें। इंसिडेंटली आज मैं गाड़ी में आता हुआ, पता नहीं क्यों वही सामने मेरे आ गया स्पीच आसिम मुनीर की कि वी आर टू नेशंस, हिंदू मुस्लिम वाली जो स्पीच थी कि पाकिस्तान बनाया इसलिए क्या। अब अगर वहां एक ऐसी सोच का आदमी सब कुछ है नहीं। और उसने वो, सर सुन तो ले एक मिनट, उसने वो आतंकवादी हमला करवाया पहलगाम का, आसिम मुनीर ने, और आप कह रहे हैं कि पहलगाम पे भी बात करो, उससे बात करो जो कहता है कि वी आर, आवर थॉट्स आर डिफरेंट, आर वी आर टू डिफरेंट नेशंस, आर हीरोज आर डिफरेंट, आर एम्बिशंस आर डिफरेंट, आर कल्चर्स आर डिफरेंट, वी वर नेवर वन पीपल। जो आदमी आपको घोषित तौर पर दुश्मन मानता हो, धर्म बोल बता करके, और वो पाकिस्तान चला रहा है, उससे क्या बात करें। हाँ, उसकी जगह कोई और तमीजदार आदमी होता तो आप सोच भी सकते थे। नहीं कह रहा हूं, सरकारों को तय करना होता है कि कब, वक्त भी होता है कि कौन से वक्त पर हमें बातचीत करनी है, नहीं करनी है, ये बात बार बार होती है। लेकिन कोई अगर ये कहे कि बातचीत करनी चाहिए, ये कोई अपराध नहीं हो गया। की है सर, सरकार ने की है, और वो खुद विजय जी, इस सरकार ने भी तो की है। तो फिर आप क्यों इसको अपराध मान रहे हैं मणिशंकर अय्यर को? आज बातचीत नहीं, क्योंकि सरकार ने आईएसआई के लोगों को बुलाया था। मणिशंकर अय्यर तो वो है जो वहां जाके बोल के आए, पाकिस्तानी हो तुम, पहले मोदी को हटाओ तब बात होगी तुमसे। ठीक है, मणिशंकर पर मैं मणिशंकर पर सवाल नहीं कर रहा हूं, बात करने की, बात करना कोई अपराध नहीं है। नहीं, बात नहीं। और दुनिया भर में बातचीत ही एक रास्ता होता है जिससे बातचीत। तो जल्लाद से बात करें क्या, जो आपको फांसी पे टांगना चाहता है? सौरभ, अच्छा फिर ऐसा करेंगे अगले साल भर में देखते हैं क्या भारत सरकार पाकिस्तान के बीच में। विजय जी, भारत सरकार क्या बुजदिल है क्या? क्रिकेट आपने खेल ली? नहीं, जो मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि भारत सरकार कायर है, ये सत्ता के लोग जो है वो कायर। मैं ये कह रहा हूं मणिशंकर को आप गाली दीजिए, मणिशंकर पे मैं बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं तो यही बात है, डिफेंड तो आप उन्हीं को कर रहे हैं, अपराध की तरह से डिफेंड तो आप उन्हीं को कर रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि मणिशंकर को छोड़ दीजिए। मणिशंकर जो बात कह रहे हैं कि बातचीत करनी चाहिए, इसमें क्या अपराध है? मुझे नहीं समझ। किसको एतराज है कि बातचीत से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन सबसे बात सिर्फ एक लाइन सिर्फ ये, इसमें तो कहीं किसी को कोई विवाद हो ही नहीं सकता। ये तो सार्वभौम सत्य है कि बात तो करनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन जो विजय जी ने कहा कि जब बात बंद हो जाती तब युद्ध हो जाता है, ये गलत कहा आपने। यहां बात हम करते रहे, युद्ध होता रहा, आतंकवाद होता रहा, तब हमें बात बंद करनी पड़ी है। बातचीत के बीच में आतंकवाद और उसको वहां पहुंचा कारगिल में हम बात कर रहे थे और कारगिल हो गया, तब वो स्थिति बनेगी तो हम बात करेंगे। और आप वो सोच देखिए, हुसैन दलवाई कह रहे हैं पाकिस्तान से इसलिए नहीं बात करते हो कि वो मुसलमान देश है। मुझे लगता है दुनिया के अंदर 55 मुसलमान देश हैं, क्या किसी से बात नहीं करते? ईरान में आज तो 3 बयान आपने सुनवाया, रेवंत रेड्डी का मुसलमानों को लेकर, मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से बातचीत को लेकर, और हुसैन दलवाई को लेकर। तो तीनों कांग्रेस के नेता रहे हैं। ठीक है, मणिशंकर अय्यर को भले कांग्रेस अपना नेता नहीं मानती हो। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का वक्त आ गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदलकर इंडियन मुस्लिम कांग्रेस कर देना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, और कब पाकिस्तान से बात नहीं की। भारत का तो इतिहास रहा है पाकिस्तान से बात करने का, और जब भी भारत ने पाकिस्तान से बात की उसके पलट कर पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद भेजा या भारत के ऊपर एक छोटा युद्ध थोपने की कोशिश की है। तो इतिहास हमारा रहा है कि जब भी हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है पाकिस्तान ने। तो अब ऐसी अनुभवों के बाद, इतने अनुभवों के बाद, इतने बुरे अनुभवों के बाद पाकिस्तान से बात करने का कोई औचित्य नहीं है। पाकिस्तान लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला है। उसे पिटना ही चाहिए और उससे किसी तरह का संवाद नहीं होना चाहिए। बात अगर हम पाकिस्तान से करेंगे तो हमारी बात के बाद वो बुलेट ही भेजेगा, वो उसका सम्मान नहीं करेगा। पाकिस्तान बात करने लायक देश नहीं है, उसका खत्म करना भारत के लिए बहुत जरूरी है। जी सर, छोड़िए आप कहां पाकिस्तान के चक्कर में फंसे। आपको तो ये बताना चाहिए कि कांशीराम जी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा भारत रत्न। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीएसपी के संस्थापक कांशीराम जी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि आज नेहरू जी होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। उन्होंने कहा कांशीराम जी सामाजिक न्याय के बहुत बड़े योद्धा थे, उन्होंने बहुजन समाज को अधिकार दिए, भागीदारी दी, आत्मसम्मान दिया। और कल ही लोगों ने कांशीराम जी का पुराना वीडियो निकाल के दिखाना शुरू कर दिया कि वो नेहरू जी के बारे में क्या सोचते थे। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने जाति का बहुत उपयोग किया और जाति का उपयोग
उपयोग ऐसे किया कि कभी कोई जितना काम कर सकते थे बाबा साहब अम्बेडकर उतना काम वो कभी कर नहीं पाए, क्योंकि हमेशा उनके सामने नेहरू जी जो है वो जाति का कार्ड प्ले करके अपनी राजनीति करते रहे। ऐसा कांशीराम जी ने कभी किसी जमाने में कहा था। लेकिन राहुल गांधी को क्यों याद आई कांशीराम जी की अचानक, प्रधानमंत्री को वो चिट्ठी लिख रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि मिलना ही चाहिए कांशीराम जी को। कांशीराम जी की भी जयंती गुजरी तो राहुल गांधी ने उस पर भी कार्यक्रम किए, समाजवादी पार्टी भी उस पर कार्यक्रम कर रही है, मायावती जी को चिंता हुई है। मायावती जी ने कहा इन सब ढोंगी पार्टियों से सावधान रहना हमारे दलित भाइयों बहनों, ये सब पाखंडी लोग हैं, ये सब जब सत्ता में होते हैं तो कभी दलित को याद नहीं करते, बाहर जाते हैं तो केवल सत्ता में आने के लिए हमें पुचकारते हैं। इनकी कोई मंशा हमें कभी आगे बढ़ाने की नहीं है। सर, अब बीजेपी रह गई है कहने के लिए कि हम दे देंगे, बाकी सबने तो मांग लिया। बीजेपी ने लेकिन काशीराम जी का बहुत साथ दिया। जितनी बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनी वो काशीराम जी के बीच बातचीत के दौरान मायावती को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस ने तो कभी नहीं बनाया मुख्यमंत्री। 3 बार कांग्रेस ने 14 मुख्यमंत्री दिए, मैं देख रहा था। हाँ। तो उसमें एक छोड़ने ओबीसी कास्ट से, तो कोई ओबीसी कास्ट से भी नहीं था। नहीं, वो अलग इशू है। लेकिन काशीराम तो कांग्रेस के खिलाफ भी राजनीति लंबे समय से करते रहे, और आज राहुल जी को याद आ रहे हैं तो वो तो जब काशीराम रहे तब कांग्रेस ने कितना साथ काशीराम का दिया, किस तरह की राजनीति वहां पर हुई है, दलित को लेकर किस तरह की राजनीति हुई है। अब चुनाव आने वाले हैं वहां पर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में तो उसके और पंजाब खिलाफ ही लड़ा है। पंजाब में भी, पंजाब का तो उनकी कर्मभूमि जन्मभूमि है, दोनों ही काशीराम जी। अगले साल पंजाब और यूपी दोनों में चुनाव है, इसलिए काशीराम जी पंजाब के थे। और काशीराम जी के लिए हो सकता है, क्योंकि राहुल जी तो अभी 2004 से 2014 तक भी एक्टिव पॉलिटिशियन है ना। मैं नेहरू जी के जमाने की बात नहीं कर रहा कि नेहरू जी ने क्या नहीं किया, लेकिन 2004 से 2014 तक राहुल जी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, सब कुछ रहे, सांसद भी रहे, तो तब दिलवास और सरकार भी थी। मांग करने की बजाय तो जब सरकार का मौका था तो आप कर सकते थे कि उस समय उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन अब आपने सही बताया कि पंजाब में और यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं तो मांग कर रहे हैं। अब वो उसको बीजेपी को डॉक में रखना चाहते हैं कि भाई देखो इन्होंने नहीं दे रहे हमारी मांग के बाद भी। सर, राहुल गांधी को इतनी दलितों की चिंता, तो राहुल गांधी सिर्फ एक बात में बोल दे कि भाई 2029 में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसी दलित को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और सीताराम केसरी के साथ क्या है, वो भी तो दलित थे, कैसे धक्के मार के उनको निकाल कर बाहर कर दिया था कांग्रेस ने। तो राहुल गांधी कह दे कि भाई, और राहुल गांधी तो अभी भी कर सकते हैं, विपक्ष का नेता किसी दलित को बना दे। केरल से उनके जो सांसद है एक दलित है, विपक्ष के नेता दलित को बना दे तो लगेगा कि राहुल गांधी वाकई दलितों का हितैषी है। अब राहुल गांधी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी अगर वो विपक्ष का नेता बना देंगे दलितों के अंदर संदेश जाके वाकई राहुल गांधी दलितों के बारे में अच्छा विचार रखते हैं, वो तत्काल विपक्ष का नेता किसी दलित पार्टी का अध्यक्ष बना रखा है उन्होंने। नहीं, विपक्ष का नेता भी बना देना सर। पार्टी का अध्यक्ष तो बड़ा होता है, प्रधानमंत्री बोल दे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को हम प्रधानमंत्री बना देंगे 2029 के अंदर। नेहरू जी जैसे दलितों को देखते थे वैसे ही राहुल जी देखते हैं। मूल बात पर आइए, औकात में रहो। नेहरू जी ने कभी दलितों की राजनीति आगे नहीं बढ़ाई। कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे बाबू जगजीवन राम, उनकी बेटी लोकसभा अध्यक्ष रही बाद में मीरा कुमार जी। बाबू जगजीवन राम को कहां ले गए, वो क्यों नहीं बना दिया? कांग्रेस छोड़ दी ने 75 में। बनाया क्यों नहीं, सवाल बड़ा ये है ना। और किन स्थितियों में क्या क्या हुआ, वो खबर वो कौन सी मैगजीन में छप गई थी क्या, वो तो शायद अभी विजय जी याद दिलाएंगे। क्या करवाया गया था बाबू जगजीवन राम की राजनीति खत्म करने के लिए? माया में छपी थी, माया में मुझे पत्रिका नहीं याद है, में छपी थी, लेकिन में छपी वो थी। क्या कराया गया था और कांग्रेस के किन लोगों ने कराया? बेटे का पूरा। मूल बात यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस की उस मानसिकता से हैं कि दलितों को, पिछड़ों को अपने बराबर बैठने का अधिकार, हक नहीं देना है। ये उनकी जरा बात सुनिए। नेहरू जी होते तो कांशीराम को मुख्यमंत्री बनाते। अरे जो आदमी दूसरे को मुख्यमंत्री बना देता हो, नेहरू जी होते, नेहरू जी के समय में वो होते तो वो नेहरू जी से लड़ रहे होते, क्या कर रहे थे? जो अंबेडकर कर रहे थे वही तो कर रहे होते ना। और कांशीराम भारतीय राजनीति में अंडर एस्टिमेट किया गया उनको हमेशा। उनकी जो पहचान है, ठीक है आप कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर उस टाइम फ्रेम में थे, लेकिन कांशीराम ने सही मायनों में सत्ता में जो हिस्सेदारी लेना होता है ना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की लड़ाई। क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई में ट्रंप ट्रैप हो गए? ईरान पर हमला तो उन्होंने कर दिया, मगर ईरान को 17वें दिन भी वो अभी तक शिकस्त नहीं दे पाए। ईरानी मिसाइलों की बरसात कर रहा है अभी भी। उधर इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर बहुत तेज हमले कर चुके हैं, लेकिन ईरान हार नहीं मान रहा। ईरान के तेहरान में एक बार फिर तबाही मची है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेहरान का एयरपोर्ट है ये, मेहराबाद एयरपोर्ट। कैसे शोले उठ रहे हैं, आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। सोचे क्या बचा होगा इस एयरपोर्ट का। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
वो अभी भी बाकी तमाम मुस्लिम देशों पर, गल्फ कंट्रीज पर हमले कर रहा है जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं, खास तौर पर यूएई पर तो वो खूब मिसाइलें चला रहा है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं अब दुबई एयरपोर्ट की, जहां ईरान ने ड्रोन से वार किया और इसके बाद दुबई एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। यह दुबई एयरपोर्ट की तस्वीर है। और जंग के बीच दावों को लेकर के भी ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान खुद फेक नैरेटिव फैलाकर अपनी जीत डिक्लेयर करना चाहता है, ये बताना चाहता है कि उसको मार नहीं पड़ रही है। और उन्होंने कहा कि आप जितनी तस्वीरें देख रहे हैं कि ये आसपास के देशों पर ईरान की मिसाइलों की तस्वीरें हैं या ड्रोन की तस्वीरें, उन्होंने कहा सब ये एआई जनरेटेड है, असली तस्वीरें नहीं है, असली सिर्फ वो जो हम मार रहे हैं उनको। और उन्होंने ये भी लिखा कि कुछ मीडिया हाउसेस इस काम में ईरान की मदद कर रहे हैं, अपने ही मीडिया हाउसेस का नाम वो ले रहे हैं। फिर ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप ईरान पर अब अपनी जीत का ऐलान करना चाहते हैं, अब आप कह पाएंगे फाइनली कि ये लड़ाई आपने जीत ली है? सवाल बड़ा साफ था, सुनिए ट्रंप का जवाब। Right now, it would take them 10 years and more to rebuild. But I'm still not declaring it over. ट्रंप दोनों बातें कह रहे हैं मैंने उनको हमने डेसिमेट कर दिया, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। लेकिन सवाल तो ये था कि क्या आप अपनी जीत डिक्लेयर करेंगे? उन्होंने कहा मेरे पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगा अभी। अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, ट्रंप चिड़चिड़े भी होते जा रहे हैं। अब उनसे सवाल हुआ कि क्या आप अपनी ग्राउंड फोर्सेस, पैदल सेना ईरान में उतारेंगे? तो वो झल्ला उठे रिपोर्टर के ऊपर ही, कह रहे हैं मैं आप जैसे लोगों से इसके बारे में बात नहीं करूंगा, जब पूरी दुनिया ये रिपोर्ट कर चुकी है कि वो अपने 1500 या 2000 कितने नेवी मरीन्स जो हैं उनको वहां पर उतारने का फैसला कर चुके हैं, उनको वो मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का जवाब भी सुनिए। उन्होंने कहा यह जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ट्रंप को यह समझ में ना आ जाए कि उन्होंने गलती की है। हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक हम लड़ सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये लड़ाई ट्रंप ने अपने फन के लिए, मजे के लिए शुरू की है और अब उनको इसका दर्द महसूस होना चाहिए। We are ready to defend ourselves as long as it takes, and this is what we have done so far, and we continue to do that until President Trump comes to the point that this is an illegal war with no victory. You know, people being killed only because President Trump wants to have fun. This is what he has said. Have fun? We are not. Yes, this is what he said, that they are sinking, ships and targeting different places because it is fun. केवल यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा था ये वॉर तो उनके लिए, मेरे लिए तो एक्सकर्जन है, ट्रिप है एक किस्म का। भाई मुझे थोड़ी दूर चलना पड़ा, एक नई जगह देखने को देख के आ रहे हैं हम लोग सब मिलके, इतना ही है मेरे लिए, तो एक एक्सकर्जन है ये। समीर जी क्या अपडेट है सर वॉर का? देखिए, ट्रंप इतने परेशान है कि ट्रंप अब अपने पड़ोसी, अपने सहयोगी देशों से कह रहे हैं कि भाई हरमुज स्ट्रेट के लिए आप अपनी सेना भेजो। जापान ने मना कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि हम वहाँ पर कोई सेना नहीं भेजेंगे। मतलब जो ट्रंप दावा करते थे कि हरमुज स्ट्रेट से वो बिना रुकावट के सारे देशों के जहाज वहाँ से निकल जाएंगे, आज ट्रंप को अपने मित्र देशों की मदद मांगनी पड़ रही है। और अभी उन्होंने कल ही धमकी दी नाटो को कि अगर नाटो इसे मदद नहीं करेगा तो नाटो को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ट्रंप ने लड़ाई तो बिना नाटो से पूछे शुरू की, ट्रंप ने बिना जापान और ऑस्ट्रेलिया को भरोसे मिला युद्ध शुरू किया। और ट्रंप को लगा था कि इजराइल के साथ मिलकर वो जिस तरीके से ईरान को खेल खत्म कर देंगे 7 दिन के अंदर या 72 घंटे के अंदर, आज ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है और उन्होंने नई लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने अभी इजराइल के ऊपर ईरान ने फायर किए और जिस तरीके से वो दुबई पे हमला कर रहा है ईरान, उसके बाद से ट्रंप और इजराइल बहुत ज़्यादा स्थिति को लेकर परेशान है। मुझे लग रहा है कि अब ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी। वो तमाम कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटने को तैयार नहीं है। और ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता अभी मिड टर्म चुनाव आने वाले हैं मई जून के अंदर अमेरिका में अंदर, उसको भी लेकर है कि अगर समय रहते अगर यह लड़ाई खत्म नहीं हुई और अमेरिका में अगर महंगाई बढ़ती चलेगी और अमेरिका की जनता में इसका गलत मैसेज गया तो ट्रंप को अपने देश में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ट्रंप बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो लड़ाई जीत चुके हैं और ईरान लगभग खत्म हो गया है। ये बात सही है कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तेहरान लगभग खत्म हो गया है, लेकिन जिस जोश के साथ ईरान की सेना भी लड़ रही है, बैलिस्टिक मिसाइल चला रही है, कहा जा रहा है कि 4000 से ज्यादा का स्टॉक अभी उनके पास बचा हुआ है। चीन ने भी एक बड़ी खेप उनको मदद के लिए भेजी है। अगर ये दौर खिंचता है तो मुझे लगा कि अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा, ट्रंप के लिए बहुत
मुश्किल होगा अपने देश को इस बात ट्रंप की जिन बातों का आपने जिक्र किया वो 2 और स्टेटमेंट है उनके, वो मैं सुना देता हूं। जंग शुरू होने के बाद कुछ दिन बाद ही ट्रंप ने कह दिया था कि हम जीत गए। उस वक्त आपको याद होगा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम अब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हम अपने जंगी बेड़े भेजेंगे। तो ट्रंप ने उनको लौटा दिया था कि अब हमें जरूरत नहीं है, आपको पहले इसका फैसला करना चाहिए था। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि जैसा समीर जी ने बताया कि भाई अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, ताकि तेल का संकट ना हो दुनिया में, दुनिया भर के देशों को अपनी सेना वहां पर उतारनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि ये काम तो करना ही चाहिए ना, बाकी सब कुछ हम इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं तो कम से कम यहां पर आकर के ये छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं कि इसको चैनल को खुलवा लीजिए। नहीं देखिए, ट्रंप एक बार बयान है सर। अब देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो यहां होना ही नहीं चाहिए था लड़ाई में, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, मेरे पास बहुत तेल है, तेल की कमी जिनको है वो आए और खुलवाएं इसको। बताएं साहब, हमला आप करें और वहां जब रायता फैल जाए, आज रायते का दिन है, तो वो समेटे दुनिया आकर के। देखिए दरअसल असल जो बात है वो आके उन्होंने आज कह दी कि हमें तो जरूरत ही नहीं, तो आपको ईरान में क्या जरूरत थी, आपको हमला करने की क्या जरूरत थी, आपको तो कहीं कोई जरूरत थी नहीं। और वैसे देखें तो ट्रंप तो उस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो अमेरिका वैसे ही सर्वशक्तिमान है, सारे काम करता है, तो क्यों दुनिया में कूद कूद के जाके वो हमला करते रहते हैं। तो एक तरफ तो आप कहेंगे कि मैं ठेकेदार हूं, और जब काम बिगड़ जाएंगे तो कहेंगे कि हमको क्या है, हम तो आप लोगों के चक्कर में आ गए थे। हाँ। तो मतलब ये बड़ा साफ दिख रहा है कि ट्रंप को ये बात अच्छे से समझ में आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि अब दोनों अपनी अपनी तरफ, जैसे जिस कॉन्फिडेंस के साथ सैयद अब्बास अरागची का बयान आता है, क्या सचमुच ईरान उतना अच्छी स्थिति में है जो वो कह रहे हैं कि वो फन के लिए आए थे और हम तो अब उनको सबक सिखा देंगे? मुझे नहीं लगता कि उनकी वो स्थिति है। लेकिन अरागची अब दूसरे एक उनका फॉर्मूला चल रहा है, जिस फॉर्मूले के तहत जब मैं दुनिया भर के एनालिसिस देखता हूं और स्थितियां देखता हूं, जैसे हमने एक कहते हैं ना कि एक समय के बाद एक पोजीशनिंग ली, कंडोलेंस बुक में जाके लिखाए, बातचीत कर ली, पेजेश्कियान से हमारे प्रधानमंत्री ने बात की, वैसे ही ईरान ने भी अपनी पोजीशनिंग ली है। उसने भारत का साथ लिया, उसने दुनिया के दूसरे देशों का साथ लिया, वो फ्रांस को, इटली को, उनको अपने साथ लेना चाह रहा है, और वो ये चाहता है कि दुनिया ट्रंप पर ये दबाव बनाए। ये उसकी नई रणनीति। अगर आप उसके बातचीत करते हुए देखिए, अब वो एग्रेसिव नहीं दिखता है, जो ईरान हर बात में एग्रेसिव दिखता था। युद्ध के पहले के हालात देखिए और युद्ध के बाद भी 2-3-4 दिनों तक। लेकिन अभी क्या है, अभी वो कहता है कि हम तो सिर्फ उनको सबक सिखाने के लिए हैं, दुनिया के सारे देश होना चाहिए। और ट्रंप की भाषा क्या है, सब मिलकर एक साथ खुलवाते हैं। तो अगर इसको थोड़ा ठीक से देखें तो दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मिडिल पाथ में आए, कैसे कोई पॉइंट खोजे जहां बैठकर बातचीत हो सके, या चलो बात ना भी करें तो धीरे से निकल के इस युद्ध को समाप्त करें। चाहे अमेरिका हो चाहे ईरान, दोनों वही चाहते हैं, दोनों की स्थिति फंसी हुई। एक आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं, क्योंकि इसमें बहुत से आपने कहा कि अरागची साहब का बयान बड़ा कॉन्फिडेंट आता है। अब एक ये तस्वीर चल रही है कल से सोशल मीडिया पर कि ईरान में बुर्का पहने महिलाएं हाथों में कलेश्निकोव राइफलें लिए हुए जंग के लिए तैयार दिखाई दे रही हैं, और उसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा ईरान के कोने कोने से आपको देखने को मिलेगा। एक बार जमीन पे अपनी सेना उतार के तो देखिए अमेरिका और इजराइल, उनको पता चल जाएगा कि किससे उन्होंने इस बार लड़ाई छेड़ी है। तो इस किस्म की तस्वीरें भी आ रही हैं। पाकिस्तान में क्या कमेंट्री हो रही है? पाकिस्तान में जो उनकी जनता है वो ईरान के साथ है, और उनकी सरकार जो है वो अमेरिका के साथ है। अब उनके कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई में भले ही, जैसे भी समीर जी ने भी कहा कि बहुत नुकसान हुआ है, तेहरान बर्बाद भी हो गया है, लेकिन फिर भी ट्रंप जीत गए हैं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ट्रंप और इजराइल के घोषित गोल्स में से कोई भी एक लक्ष्य उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। वो कह रहे हैं ईरान कमजोर नहीं है, ईरान भी नहीं जीता, लेकिन ट्रंप की ताकत सबसे ज्यादा है, लेकिन ट्रंप भी नहीं जीते। तो युद्ध अभी खड़ा कहां है सर? युद्ध ऐसी चल रहा है क्योंकि अब उसको विड्रॉ तो कर नहीं सकते, जब जंग शुरू हो जाती है तो नहीं होता। और जो ट्रंप साहब ने कहा उससे साफ है कि भाई वो जो गोल अचीव करना चाहते थे वो गोल अभी तक नहीं पहुंचे उस गोल के, और करीब भी नहीं पहुंचे। ये सच है कि जो अरागची साहब कह रहे हैं ईरान तो बर्बाद हुआ ही है, तबाही हुई है, लेकिन अब जब जंग में आप हैं
तो एक लड़ाके की तरह से ये बात करते रहेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्रंप अब परेशान है कि उनको जो गोल अचीव करने थे वो उसका जवाब नहीं मिल रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी वो समझ रहे थे कि खुलवा लेंगे, और ये कहना कि नहीं अब आप सब लोगों की लड़ाई है तो हम तो लड़ लेंगे अपने आप ही। आप बेशर्मी से आदमी गोल पोस्ट चेंज कर देता है। गोल पोस्ट लगातार वो चेंज करते रहते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना। इसका मतलब है कि वो अभी परेशान है और उनको आगे अमेरिका के अंदर क्या होगा इसका रेस्पॉन्स उसकी भी चिंता अब होने लगी। भाई हो जाता तो फिर बड़े वो हो जाते, उनका नाम इतिहास में हो जाता कि देखिए ईरान को किस तरह से उन्होंने खत्म कर दिया है। तो वहाँ जब ये लड़ाई, आप जो हर्ष जी ने कहा कि क्यों, किसने कहा था आपको कि ये लड़ाई लड़ने के लिए, क्यों आप कूद कर आए थे? एक सवाल सर मेरे मन में, मैं अभी एकदम इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जैसे तेल के दाम पड़े, आपने कहा कि उनको अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन की भी परवाह करनी है। 27% दाम अमेरिका के अंदर बढ़ गए अभी तक गैस के दाम। सर उनके यहाँ सब्सिडी का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? अमेरिका तो वैसे तो अमीर देश है ना एक तरह से। ट्रम्प ना बढ़ने दे दाम, उस पर सब्सिडी कभी नहीं होती वहाँ। किसानों को लेकर वो करते हैं, किसानों की जो एग्रो पॉलिटिक्स में वो उसी तरह से रखते हैं कि क्या सब्सिडीज करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वैसे तो अमीर देश है ना, 90,000 वो है उनकी डॉलर पर कैपिटा इनकम, तो वो बहुत बड़ा है, इसलिए इतना बड़ा फर्क वहाँ नहीं पड़ रहा। और उन्होंने ईरान, ये भी बात ठीक है उनके पास, उन्होंने वेनेजुएला ले लिया ना, तेल तो उनके पास है। अभी वहाँ से जो भी सप्लाई होगी जिस तरह से होगा वो उस क्राइसिस से निकल जाएंगे। क्राइसिस वहाँ पर महंगाई का नहीं है, क्राइसिस ये है कि यदि ईरान को आपने नहीं जीता और इस पूरे जंग में इतना सब कुछ करने के बाद भी, रायता फैलाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, उसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा। ये मसला केवल ये नहीं है कि 27% तेल के दाम बढ़ गए हैं और पेट्रोल बढ़ गया है, इसलिए ट्रम्प साहब फंस गए। और ईरान को तो उस लड़ाई से निकलना है, कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा, बर्बादी जितनी हो गई है। उन्होंने आज की तारीख में भी उस रिजीम को चेंज होने वाला जो दबाव अमेरिका का था वो उस पर बिल्कुल, इनकी अगर सत्ता नहीं बदलती तो इनकी तो जीती है। ठीक है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में 17 दिनों से जंग चल रही है, दूसरी तरफ इस बीच एक ऐसी घटना हुई जो थोड़ी अप्रत्याशित है। मतलब नॉर्थ कोरिया वैसे तो कुछ भी कर दे, लेकिन नॉर्थ कोरिया भी तो किसी के कहने में आता होगा ना। तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया और जापान के समंदर की तरफ अपनी 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी। अब ईरान की लड़ाई चल रही है, एशिया में सब कुछ इतना संकट आया हुआ, इस बीच पे उसको क्या सूझी होगी भला कि अब आप चाइना और साउथ कोरिया और जापान से आप पंगा लो। तो माना यह जा रहा है कि इसके पीछे ये चीन और रूस जैसे देश हैं, क्योंकि उसके यही दोस्त हैं, या ईरान था तीसरा दोस्त। और ये करके एक किस्म का ये जो ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि ये सभी देश जो हैं अपनी अपनी नौसेनाएं भेजें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। जापान का नाम लेके कहा था उन्होंने कहा पहले जापान को फंसाओ, पहले जापान की घेराबंदी करो कि तू ये तो कहीं बाहर निकल ही ना पाए। और उन्होंने बिल्कुल वही किया, और उसके बाद जापान ने भी इनकार कर दिया कि ना हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी सेनाएं हम कमिट कर सकें आप ये स्ट्रेट खुलवाने के लिए। चाइना को इस बात का पहले ही अंदाज़ा था कि अमेरिका आबनाए हरमस नहीं खुलवा सकता, और उसको आबनाए हरमस खुलवाने के लिए दुनिया की मदद की ज़रूरत होगी, और वो जापान, साउथ कोरिया और दूसरे ममालिक, फ्रांस की मदद मांगेगा और चाइना की मदद मांगेगा। लिहाजा मेरे ख्याल में चाइना ने शुमाली कोरिया के ज़रिए पहले ही जापान और साउथ कोरिया को ये मैसेज दे दिया कि आपकी तो अपनी सिक्योरिटी बहुत थ्रेट में है, और आप तो ख़ुद बहुत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। शुमाली कोरिया आपके साथ बैठा है और वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। आप अपने शिप्स अगर भेज देंगे जाकर उधर आबनाए हरमस खुलाने, तो आपका अपना दिफा कौन करेगा? तो टेक्निकली साउथ कोरिया का जवाब भी आ गया डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद कि हम कोई शिप नहीं भेज सकते, और जापान का जवाब भी आ गया कि हम कोई शिप नहीं भेज सकते। फ्रांस भी इनकार कर चुका है, और चाइना भी भेजने के किसी मूड में नहीं है, और यूके का इनकार भी हमारे सामने है। इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमस खुलवाने के लिए जिन ममालिक को पुकारा है, उनमें से कोई भी फ़िलहाल आबनाए हरमस खुलाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के लिए खित्ते में आने के लिए तैयार नहीं है। अब केवल अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात नहीं रह गई है, अब तो जो दूसरा रास्ता था रेड सी होते हुए, जैसे सऊदी अरब जहां से अपना कुछ एक तेल भेज भी पा रहा था, वो दूसरा स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदाब, उसको बंद करने की धमकी हूथियों ने दे दी है कि वो तो तुम खुलवा नहीं पाओगे, इसको हम और बंद कर देंगे। ये भी उसको जो उसको एक्सेस कहते हैं ईरान की, उसका एक हिस्सा है हouthis। तो वो एक संकट और पैदा होने जा रहा है। हाँ, वो यमन के नीचे से, यमन के किनारे से वो निकलता है ना, वो रेड सी से एक रास्ता, रेड सी से आकर के। लेकिन एक रास्ता है जिसके बारे में कम अभी तक बात की जा रही है कि रेड सी का रास्ता जो इजिप्ट से जो स्वेज कैनाल है, लेकिन वो मेडिटेरेनियन की तरफ चला जाता है, और फिर उससे वो लंबा रूट थोड़ा पड़ता है, लंबा रूट हो जाता है। और वो एक अंतिम विकल्प के तौर पर सोचा जा सकता है
कि स्वेज कैनाल से यदि सऊदी वगैरह तक आ जाता है, लेकिन फिर वही बात होती रहती है कि सऊदी तक बाकी लोग जो हैं कुवैत वगैरह कैसे भेजेंगे। जहाज से तो भेजना आसान रहता है, ट्रक पर तो और बड़े बड़े कंटेनर आ नहीं सकते हैं, और वैसे पहले से उस ढंग की कोई सप्लाई है नहीं। तो यमन के पास जो है वो हूतियों ने कह रखा है कि हम ईरान का साथ देंगे। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में हूतियों के खिलाफ जो है वो कौन काम करता है वहाँ पर लड़ाई। कई बार आपको देखने को मिला होगा कि हूतियों के खिलाफ जो है भारत भी एक्शन लिया है, और वो जो पायरेट्स के तौर पर, समुद्री डाकू के तौर पर वो काम करते रहते हैं, जहाज छीन लेना, डकैती कर लेना, इन जनरल वो यही काम करते हैं उनका, पायरेट्स का ही तो काम और उससे वो पैसे उगाते हैं, ड्रग और तस्करी के ये धंधे में वो शामिल हैं। अब उनका है कि हम ईरान को इस मुद्दे पर साथ देंगे। तो साथ देने का मतलब यही हुआ कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है वहाँ पर तेल के आवाजाही में जहाज़ों पर वो प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उसी प्रकार से यहाँ यदि प्रतिबंध लगा देते हैं तो थोड़ा मुश्किलें पहले से ज़्यादा और बढ़ जाएंगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस मामले पर जो यूएई है और सऊदी अरब दोनों, मुझे लगता है कि इस मामले पर हूती के खिलाफ होंगे। यदि आपने देखा होगा कि यमन के अंदर जो विद्रोही गुट थे उस पर जब सऊदी अरब ने F-16 से उस पर बमबारी की थी तो यूएई को बहुत एतराज था। तो यमन के अंदर भी कुछ विद्रोही गुट हैं जो आज के दिन में वो कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ आकर के खड़े हो जाएं। ठीक है। अभी एक इसमें थोड़ा सा, चूंकि ये बात हम लोग कर रहे हैं, अब ट्रंप ये बोल क्यों रहे हैं भाई इराक और ईरान? तो इराक से लेकर इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई, इन सब जगहों पर उसके बेसेज हैं। और यही है जो पर्शियन गल्फ है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पहले का जो हिस्सा है, वहां इनके सारे बेसेज हैं। दूसरी तरफ ईरान है, यानी एक तरफ ईरान है और एक तरफ अमेरिका के बेसेज हैं। फिर भी अगर अमेरिका नहीं खुलवा पा रहा है तो एक कौन से देश से कह रहा है कि वो लोग बाहर से आएंगे और ओमान की तरफ से आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देंगे? ये संभव है क्या? कहां तैनाती करा देंगे? अगर आपके जिसके बेसेज हैं वो इसको नहीं खुलवा पा रहा है तो ये मतलब ये समझना चाहिए, इसका मतलब ये है कि ईरान से उस फ्रंट पर अमेरिका लड़ने की स्थिति में नहीं, क्योंकि वहां जो उसकी पोजीशनिंग है उनके सारे बेसिस ऐसे भी देखना चाहिए जैसे उन्होंने अब खुल के नेटो का नाम लेना शुरू कर दिया है कि नेटो के देश आए हमारी मदद के लिए। हमने यूक्रेन पे इनकी बड़ी मदद की है, ये एक छोटे से काम के लिए हमारी मदद नहीं करेंगे। अब वो चाहते हैं दुनिया जुड़ जाए, लेकिन वो दुनिया भी आएगी तो बाहर से आना पड़ेगा ना। बिल्कुल। एक है कि हम वहीं तैनात हैं, जिनकी तैनाती है, चाहे वो नेवल बेसेज हो चाहे एयरफोर्स बेसेज हो, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर से आप कैसे दबाव बनेगा ना ईरान के ऊपर? अब तो तमाम दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई, अब तुम नेगोशिएट करो। लेकिन कोई उनके खिलाफ तो हो नहीं रहा है ना। नहीं, वो अरब सागर की तरफ से तो जा ही सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप वहां पर जा करके और इंडिया आकर के वहां पर ये करें। इंडिया ने भी अपने नेवल शिप भेजे हैं, लेकिन वो अपने जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए बस इसी तक सीमित है। एक तस्वीर अभी हम किम जोंग उन की बात कर रहे थे कि उसने जापान को रोकने के लिए वहां पर मिसाइल्स फायर की, एक तस्वीर और दिखी। अब ऐसा कौन करता है? छोटी सी बच्ची को लेकर के 13-14 साल की 13 साल की बच्ची को लेकर के वो रॉकेट लॉन्च दिखाने ले गया। हम जू ले जाते हैं बच्चों को, वो ले गया रॉकेट, देखो कैसे चलता है बेटे। वो सामने ये देखिए आप, एयरबेस पे सामने रॉकेट लॉन्चर्स की बैटरीज लगी हुई हैं। कमांड रूम में वो अपनी बेटी को लेकर के गया हुआ। ये सक्सेसर मानी जा रही हैं कि इनकी सक्सेसर हो सकती हैं, इनकी बहन और इनकी बेटी, इन दोनों में से कोई आगे जाके कुर्सी संभालेगा इनके बाद। तो ये एक तस्वीर है। अच्छा, मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल आता है कि इस देश में डेमोक्रेसी की चिंता किसी दुनिया को नहीं है। आधी दुनिया में अमेरिका ने रेवोल्यूशन करा दी है, पिंक रेवोल्यूशन के नाम पर। कभी नॉर्थ कोरिया भी जाए, फिर नॉर्थ कोरिया के लोगों से भी पूछे तुमको इंटरनेट मिलता है क्या, वोट डाल पाते हो क्या? ट्रम्प के दोस्त है वो, तो ट्रम्प बोल चुके मेरे मित्र हैं। परमाणु बम और मिसाइल लेकर के बैठा हुआ है, उसको छोड़ दीजिए ना, वो तो परमाणु बम और मिसाइल लेकर के कोई बात ही नहीं करता। जो खाड़ी के जितने देश हैं उनमें से किसके यहाँ डेमोक्रेसी है? यूएई के अंदर डेमोक्रेसी है क्या? सऊदी अरब के अंदर डेमोक्रेसी है क्या? कुवैत के अंदर डेमोक्रेसी है क्या? ये कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो कहते हैं कि अमेरिका डेमोक्रेसी के लिए खड़ा होता है, इस बात को थोड़ी देर के लिए क्या हमेशा के लिए भूल जाइए। अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए खड़ा होता है। ठीक है सर, बेशक वो डेमोक्रेसी। जंग की बात हो रही है, जंग के बीच में भारत अपने जहाज वहां से निकालने में कामयाब हो रहा है और इसको लेकर के दुनिया भर के अखबारों में आप देखें तो इस वक्त खबरें छप रही हैं। अलग अलग मीडिया हाउसेज वेस्ट के भी वो लिख रहे हैं कि भारत ने बातचीत करके ईरान को अपने जहाज निकालने के लिए राजी कर लिया और अब एक जहाज और भारत का वहां से निकलने वाला है, इसकी भी बात आ रही है।
अब ये चुनौती थी भारत के लिए बहुत बड़ी और खत्म हो गई है ऐसा नहीं है, लेकिन इस चुनौती से पार पाने की प्रयास भारत कर रहा है और अभी तक तो कामयाब है। 2 टैंकर अभी तक निकले थे इनका नाम था शिवालिक और नंदा देवी, ये तो वहां से निकल के बाहर आ चुके हैं। अब आज शिवालिक शिप जो है वो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट भी पहुंच जाएगा। कल नंदा देवी जहाज कांडला बंदरगाह को टच कर लेगा। थोड़ी देर पहले खबर आई कि एक और शिप है जिसका नाम है जग लड़की और ये यूएई से निकल चुका है। इस पे भी क्रूड ऑयल लदा हुआ है, कच्चा तेल इस पर लदा हुआ है। ऐसे में भारत की इस कठिन परिस्थितियों में इन जीत से, इस कामयाबी से पाकिस्तान बहुत, मुझे तो ऐसा लगा कि जल रहा है। पाकिस्तान में बात ये हो रही है कि ये ईरान क्यों भारत के जहाज वहां से निकलने दे रहा है। और पहले तो वो अमेरिका से नाराज थे कि उन्होंने कह दिया भारत रूस का तेल खरीद ले, तो उन्होंने कहा हमसे नहीं कहा। फिर अब उन्होंने कह रहे हैं कि ईरान से बात कर ली उन्होंने, अपने जहाज निकलवा लिए, हमसे नहीं कहा कि तुम भी निकाल लो साथ साथ। जो काम भारत करे वो पाकिस्तान को, मतलब वो मानते हैं कि ये लागू होना ही चाहिए, कि इनके लिए जो है वो हमारे लिए भी अवेलेबल होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। दुनिया हमें अलग निगाह से देखती है, उनको अलग निगाह से देखती है। अब कहा तो ये जा रहा है कि वहाँ 22 टैंकर और खड़े हैं और उनको लेके सीधी एक मुश्त बात चल रही है, एक एक 2-2 करके नहीं। साहब आप इनको पहले सभी को एक साथ आ जाने दीजिए बाहर। अगर ऐसा हो जाता है तो आने वाले हो सकता है हफ्ता 2 हफ्ता कुछ और दिन के लिए हमारी ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। अब ये युद्ध कितना चलेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन भारत इसमें अपनी एक कामयाब डिप्लोमेसी दिखा रहा है। पाकिस्तान को क्या पसंद नहीं आ रहा है इसमें, वो आप सुन लीजिए उन्हीं से। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मज से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है, तो क्या पाकिस्तान के जहाजों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा? जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने शुरू से एक ईरान के साथ राब्ता रखा है। तो जयशंकर साहब जो हैं वो इज इनटू दिस गेम कि भाई मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं तेल लेके आऊं फॉर इंडिया। वो इंडिया के लिए तेल इकट्ठा कर रहे हैं पूरी दुनिया से। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया के साथ ईरानियों ने एक डील कर लिया। उस डील की बहुत सारी वो सारी चीजें तो नहीं सामने आ रही, ठीक है जी, लेकिन एक अरेंजमेंट एस्टैब्लिश हुआ है और उस अरेंजमेंट के तहत इंडिया जो है वो वहां से स्ट्रेट ऑफ हार्मज से तेल लेता रहेगा जैसे चाइना लेता रहा है। चीमा साहब अपने फील्ड मार्शल से कहा वो भी बात कर ले, वो भी निकाले, वो तो बहुत बड़ा फील्ड मार्शल है, तो वो भी बात कर लें उनसे। सऊदी अरब आप गए थे, रास्ते में रुक जाते ईरान भी, वहां जाके बात कर लेते आप। प्रॉब्लम इससे भारत को कैसे कोई सहूलियत मिल रही है दुनिया में, समीर जी? देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2 जहाज भारत के निकल चुके और अब 22 जहाज वहां से निकलने की पूरी तैयारी में है, यह दुनिया को बता रहा है कि भारत किस तरीके से डिप्लोमेसी में काम कर रहा है। जब दुनिया के तमाम देश परेशान है कि वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी का जहाज वहाँ से नहीं निकल रहा, और भारत जिस तरीके से अपनी कूटनीतिक सफलता के कारण इतनी गंभीर परिस्थिति वहाँ होने के बाद भी भारत के जहाज वहाँ से निकल रहे हैं। अगर आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लेकर वहाँ पर बात की, विदेश मंत्री लगातार वहाँ पर बात करते रहे, पेट्रोलियम मंत्री तमाम मोर्चे पर एक्टिव है कि भारत में किसी भी तरह की कमी न पड़ना चाहिए। और दुनिया के लिए मुझे लगता है कि ये एक सबक है, एक शिक्षा है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री को होना चाहिए कि अपने देश में जब कोई संकट आने की स्थिति होती है तो किस तरीके से कूटनीतिक स्तर पर अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए, अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए, अपने प्रभाव और अपने दबाव का इस्तेमाल करते हुए कैसे देश के 140 करोड़ लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी रोज की जो जरूरत है गैस, उनको उनकी जो पूर्ति है उसकी बाधित ना हो, इसके प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है मुझे लगता है कि पूरे देश की तरफ से बधाई के पात्र है। और इसके अलावा अगर आप देखिए तमाम दुनिया के देश इस समय परेशान है, जिनके ईरान से संबंध है वो भी परेशान है, जो ट्रंप के बेहद करीबी देश है वो भी परेशान है। ट्रंप अपने करीबी देशों के लिए वहां से टैंकर नहीं निकलवा पा रहा है, ट्रंप उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन भारत जिस तरीके से ईरान से अपनी मदद ले रहा है, मुझे लगता है जब भारत ईरान के संबंध बता रहा है, और ईरान के जो राजदूत थे उनका एक वीडियो भी आया हुआ है कि भाई हमारे तमाम परेशानियों में भारत के लोगों ने जिस तरीके से हमारे समर्थन दिया, हमारे जिस तरीके से लोग मारे गए उसमें भारत का हमारा समर्थन रहा है। भारत ने इस युद्ध में हमारा समर्थन देने की कोशिश की कि भाई बेगुनाह नागरिक नहीं मारे जाने चाहिए, तो बोले हमारा दायित्व बनता है कि हम भारत की भी मदद करें और हम तमाम सुविधा जो भारत को उपलब्ध कराने की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है भारत की कूटनीतिक जीत है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, तमाम उदाहरण अगर 2014 से अगर आप 2026 तक के प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल देखेंगे 11 साल का, तो इससे तमाम अवसर आए होंगे
कि जब बड़ा संकट दुनिया में उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन भारत उस संकट से नहीं, अभी कुछ महीने बहुत पहले आराम तक ही से तो निकला है। हफ्तों पहले तक हमारे यहाँ हमारे ही लोग कह रहे थे कि भारत की डिप्लोमेसी पूरी तरीके से फेल है, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है ये, जब जब ट्रम्प बताते थे कि मैंने वॉर रुकवा दी। आपने एक चीज और गौर किया होगा, शायद हम लोग उस चीज को छोड़ते हुए जा रहे हैं। ट्रंप ने चाइना को कहा, जापान को कहा कि आपने वॉर वेसल्स आप भेज दीजिए, भारत को नहीं कहा है, नाम नहीं लिया। हाँ। नाम नहीं लिया। और ये बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको पता है कि भारत कहां पर खड़ा है। नाटो से वो उम्मीद कर रहे थे, जापान से वो उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि वो उनको पता है कि उनके एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर पे है और उनको एक डिफेंस कवर देते रहा है, जापान को सुरक्षा गारंटी मिली है अमेरिका की तरफ से, तो इसलिए उनसे कहा। लेकिन भारत को उन्होंने इसमें नहीं घसीटा है। मुझे लगता है कि भारत की जो वैदेशिक नीति है, जिसके बारे में इतनी टीका टिप्पणी कांग्रेस पार्टी रोज टीका टिप्पणी कर रही थी कि ये फेल है, गलत हो गया है, हम नेतन्याहू के यहाँ क्यों गए, सारा हमने डुबा दिया। ये दिख रहा है कि हमने डुबा दिया है या हमने जहाज को निकाल लिया है। अभी जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, एक बार फिर से जरा उस खबर पर लौटते हैं कि ईरान पर हमला जो है वो इजराइल और अमेरिका ने किया, और इसके बाद अब वहां जब तेल का संकट हो गया तो कैसे वो खत्म हो, इसके लिए वो दुनिया की तरफ देख रहे हैं अमेरिका। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की एक नहीं चल रही, वो पूरी तरीके से ईरान के कब्जे में है, वहां पर पूरा कंट्रोल ईरान का है। और अब हाउती विद्रोहियों ने नई टेंशन क्रिएट कर दी। इस मैप का मैं इंतजार कर रहा था। आप वो जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां पहला ऊपर एक आपको लाल एरो दिखाई दे रहा है, वो बंद है फिलहाल, और वहीं से अभी ये 2 जहाज हमारे और निकले। वही जो पतला वाला रास्ता जो दिख रहा है ना, वही जाकर के मेडिटेरेनियन में स्वेज कैनाल, नहीं वो इजिप्ट से जी, और ये नीचे आपको दिख रहा है बाबल मंदाब। हाँ, ये दूसरा स्ट्रेट है, ये यमन के पास का है। ये जो बीच में आपको बड़ा लैंडमास दिख रहा है दोनों के बीच में, इसमें बहुत सारे देश हैं वैसे तो। ये जो लाल वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, वो यमन के किनारे नीचे यमन है वहां पे। लेकिन इसमें सऊदी अरब बीच में एक बहुत बड़ी टेरिटरी आपको दिख रही है, दोनों एरोस के बीच में ऊपर नॉर्थ में। तो वहां से सऊदी अरब क्या है, जब ये ऊपर वाला रास्ता बंद हुआ तो उसने कुछ शिपिंग जो है नीचे वाले चैनल से करना शुरू कर दिया। लेकिन अब हाउथी जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए, ये ईरान के समर्थक हैं। वहाँ जो आपको ये जहाँ नीचे रेड स्पॉट भी दिख रहा है, वहीं पर यमन है और वहीं हाउथी लोग बैठते हैं। हाउथी लोग ईरान के समर्थक हैं और उन्होंने अब खुलकर चेतावनी दी है कि बहुत जल्द अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस रास्ते को भी बंद कर देंगे। इस रास्ते को बंद करने का मतलब ये है कि इस पूरे इलाके से एक बूंद तेल की बाहर नहीं आ पाएगी, और अगर वो हो जाता है तो फिर जो ट्रंप अभी चाह रहे हैं शायद वो दुनिया को मजबूरन करना पड़े कि फिर दुनिया मिलकर इन रास्तों को खुलवाए। सर, वो एक कूटनीतिक दबाव बनाने की पूरी कोशिश हो रही है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर किस तरह से तैयार किया जाए, क्योंकि जंग में तो जो उनका नुकसान हो गया है उसके बाद मुश्किल हो रहा है उनको भी लड़ाई लड़ना इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ, तो एक प्रेशर बनेगा। और आप ठीक कह रहे हैं कि इसके बाद एक दबाव दुनिया भर से भी बन सकता है, जो ट्रंप जो बात करेंगे सब लोग मिलकर साथ आए, तो हो सकता है कि उस पर कितनी बात होती है। लेकिन हूतीज़ की जो धमकियाँ होती ना, वो अलग तरह की धमकी, उसको मैं ईरान की धमकियों के साथ उस तरह से जोड़कर नहीं देखता। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या पायरेट्स की तरह से काम करते हैं। अभी यहाँ पर ईरान इंतज़ार करेगा कि दुनिया के और देश जो है वो कैसे इस पर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो देखेगा। और वो भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को खोल रहा है। इसको आप मत समझिए कि केवल अमेरिका ही जो है सारी काम कर रहा है, ईरान भी अपने, भाई भारत के जो जहाज छोड़ना है वो भी तो उसके डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन करने का मसला है ना। तो इसलिए वो दुनिया के और मुल्कों के साथ भी उन डिप्लोमेटिक चैनल्स पर काम कर रहा है, और वो देखेगा कि ये ना लगे कि ईरान जो है अकेला पड़ गया। तो इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद दूसरे रास्ते को बंद करने की संभावना अभी थोड़ी मुझे कम लग रही है, बल्कि कैसे उसमें से निकाला जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी, उस पर काम करेगा ईरान, ताकि सब लोग केवल अमेरिका के साथ खड़े ना दिखाई दे। ठीक है, मतलब वो जितना लचीला वो होगा ये उसका दबाव उल्टा अमेरिका पे बनेगा। अमेरिका पे बनेगा। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई है उसका आपको एक अपडेट दे देते हैं। तालिबान बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तान को जमकर पीट रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी गफलत में फंसा है। पाकिस्तान में यह चर्चा चल रही है कि जब अफगानिस्तान में रिजीम चेंज नहीं हो जाता, तब तक ये सीज फायर नहीं होगा। मतलब पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं कि अब तो इस तालिबान को ही उखाड़ना है, तालिबान को यहां से हटाना है, उस तालिबान को हटाना है जिसको रोक नहीं पाया अमेरिका। वो कह रहे हैं कि हम तब तक लड़ेंगे, इस बार वापस नहीं लौटना आसिम मुनीर, तब तक लड़ना जब तक ये अखुनजादा जो बैठे हुए तालिबान की मुखिया, इनको तुम नहीं हटा दो। अब ये उनकी ख्वाहिश है, अब जमीन पर हकीकत कुछ और हो सकती है, लेकिन आप पहले उनकी बातें सुन लीजिए।
जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना, वो मैं समझता हूँ कि अचीव तभी होगा जब अफगानिस्तान की तालिबान रिजीम में चेंज आएगा, जो कि बड़ा पॉसिबल है। उससे पहले पाकिस्तान के लिए बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ा क्लियर है हमारा जो प्लान है पाकिस्तान का, आर्मी का, गवर्नमेंट का, कि किसी भी हालत में कोई भी कंप्रोमाइज या कोई भी मुज़ाकरात के झांसे में नहीं आना, या सीज फायर के जब तक हम मुकम्मल एलिमिनेट ना करें या एटलीस्ट इंश्योर कर लें कि हमारा जो ड्यूरिंग लाइन की जो 30 किलोमीटर का जो बफर जोन है वो एक तरह से डेवलप हो जाए। काबुल के अंदर जिस अंदाज में बहुत सारी रेजिस्टेंस और दूसरे ग्रुप जो हैं, मुल्ला याकूब और दूसरे ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि तालिबान रिजीम के अंदर आइंदा चंद दिनों में या चंद महीनों में डेफिनेटली चेंज आएगी। और वो चेंज आए बगैर जो है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का वो बॉर्डर जो है वो हॉट परस्यूट से कम नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि ये बड़ा जरूरी है कि वहां पर अब चेंज आए। और अभी आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं। बीती रात भी तालिबान ने बहुत ज़बरदस्त हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके पास जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं वो भी युद्ध में सब कुछ झोंके हुए हैं, और पाकिस्तान को ये लगता है कि बड़ी आसानी से, अभी आप जैसे इनके एनालिस्ट को सुन रहे थे, तालिबान को वहाँ से सत्ता से हटाया जा सकता है। अब ये सपने देख तो बहुत से बड़ी ताकतों की भी चूर चूर हुए हैं त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, ये तो हुए ही हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान के स्टैंड के साथ। अच्छा, हाँ, मेरा ये मानना है कि एकदम बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। जब तक तालिबान का रिजीम चेंज न करते तब तक हसीम मुनीर को, और मुझे लगता है कि ये फ्रंट खोलना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अब इससे अलावा कुछ बचा नहीं भाई। आप बाहर जाते हैं तो भीख मांगने की वजह से आपकी दिक्कत है, अमेरिका जाते हैं तो आपको वहाँ दूसरे तरह की दिक्कत है। ये एक रास्ता खुला है जहाँ पाकिस्तान फिर से क्लेम कर सकता है, जो हसीम मुनीर कहते हैं ना कि हम ही तो हैं जो खलीफा, खिलाफत वाला। तो अब ये खलीफा है, तो खलीफा के तौर पर अब उनको दिखाना चाहिए दुनिया को। और एक बार ये हो जाएगा तो जिसको कहते हैं ना कि कई चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो मुझे लगता है पहली बार थोड़ा सा एक ठीक सा मामला बना। मतलब हर्ष जी जो है ना, अफगानिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, आप इसको समझिए यूँ। नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ पाकिस्तान और जो ट्रम्प साहब तो ईरान में रिजीम चेंज कर नहीं पाए, अब पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में कब्र बनाना चाह रहे हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि वो विजय जी की आत्मा आप में प्रवेश कर गई थोड़ी देर के लिए। नहीं, वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं, आप बात समझिए ना, तंज कर रहे हैं वो। एक्चुअली ये बात पाकिस्तानी क्यों कर रहे हैं, उसकी एक वजह है कि उनको ये लगता है कि ये जो तालिबान शासन है, जैसे मैंने भी नाम लिया आपके सामने, अखुंदज़ादा, ये इनके जो मुखिया हैं। ओरिजिनल हेड कौन था तालिबान का? मुल्ला उमर, एक कांख वाला, जो बाद में मारा गया। अब ये हेड है, मारा जा रहा है कि ये बहुत हार्ड लाइनर हैं, इनको डिप्लोमेसी ये सब बीच का रास्ता समझ में नहीं आता। लेकिन इनके खिलाफ ये बात सच है कि वहाँ पर और फैक्शंस भी खड़े हो गए हैं तालिबान के। तो पाकिस्तान को ये लगता है कि जो बाकी थोड़े लचीले फैक्शंस हैं, उसमें कांधार ग्रुप भी कहा जाता है कोई है, तो ऐसे ग्रुप्स को अगर आप अपने साथ मिला लें तो हो सकता है कि वो इस हार्ड लाइन स्टांस से तालिबान को हटाने में कामयाब हो सके। सर, लेकिन तालिबान में हार्ड सॉफ्ट जैसा कुछ है क्या कोई अंतर? कुछ नहीं, वो बस वही है कि थोड़ा बहुत किस तरह से कर रहे हैं जो लोग अभी रिजीम में हैं, उसके अलावा भी कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल वो हार्डलाइनर ही है पूरा का पूरा तालिबानी। और तालिबान रिलीजियस लेवल पर भी बहुत हार्डलाइनर तरीके से रहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान के साथ उनको इतने जंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हर्ष जी की इच्छा पूरी हो वो अलग इशू है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान ज़बरदस्ती की बात कर रहा है, वहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इतनी खाई बढ़ गई है कि उस खाई में कब्र बन सकती है। नहीं, और कहा जाता है अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर्स। हाँ, तो ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर, वही कह रहा हूँ। तो और सुपर पावर के तो एस के करीब भी नहीं है पाकिस्तान। नहीं, लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ एक बार करने दीजिए ना, आप लोग पाकिस्तान को बहुत अंडरएस्टिमेट। वो तो पाकिस्तान खुद ही चला हुआ है अपनी बर्बादी के रास्ते पर। एक दो खबरें और ईरान की रह गई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ऐसा दावा किया, पाकिस्तानी व्यक्ति जो ईरान में रहता है, उसने ऐसा दावा किया कि ईरान के पास 10-20 कुछ चंद हजार नहीं 2 लाख मिसाइलों का जखीरा है। सालों से ईरान इसी युद्ध की तैयारी कर रहा था, और अब अमेरिका उसके टारगेट्स पर हमले कर तो रहा है, वो कितना भी कर ले। पिछले साल जो लड़ाई हुई थी 12 दिन की, उससे कम 10 गुना स्टॉक मिसाइल्स का वो ईरान के पास है। और अभी तो बहुत सारी मिसाइल्स ऐसी हैं जो ईरान ने एक बार भी चलाई ही नहीं है। अभी उसने, आपने देखा था कि ये जिस मिसाइल की तस्वीर है, शायद ये वही है, इसको वो वेव नंबर दे रहा है कि ये वेव 1 गई, वेव 2 मिसाइल की गई, अब वो वेव 50 के करीब पहुंचा हुआ है। उसमें जो उसने मिसाइल लॉन्च किए वो वाकई उसने पहली बार इस युद्ध में इस्तेमाल की। तो क्या वाकई ईरान के पास मिसाइल की अलग अलग किस्म और इतनी स्टॉक पाइल है जो अभी चंद महीनों में भी खत्म नहीं होगी? उनका दावा देखिए।
यहाँ पे जो मिसाइलों का जखीरा है कम से कम 2 लाख मिसाइलें हैं इनके पास। अच्छा। आप अपने चैनल पे आपको मैं बता रहा हूँ, पहले किसी को नहीं बोला मैंने। कमांडर ने बयान दिया है कि अगर हम सारे टारगेट जो टारगेट हो सकते हैं, अगर वो उनको भी टारगेट करके पूरा कर लें, तब भी हमारे पास 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी बचेगी अटैक करने की और हमले करने की। ऐसे अभी भी मैं कह रहा हूँ, देखिए कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जो इन्होंने रिलीज नहीं किए हैं, जो इन्होंने नहीं दिखाए हैं। अभी भी आपको नहीं मैं बता दूं, दिखाए? इनके पास अभी भी नहीं दिखाए। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, कुछ दिनों में आपको नजर आ जाएगा। वो किस वक्त के लिए संभाल के रखे हैं आपने? वो नेतन्याहू के अभी सीने पे मारने जी आपने? सर जी, अभी तो हुती नहीं आए हैदर भाई, हुती नहीं आए पिक्चर में। आप ये देखें, अभी ईरान के पास बहुत कार्ड्स है प्ले करने के। ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि समंदर के अंदर से वो ड्रोन निकाल के मार सकते हैं शिप। अब वो अगर अटैक ना भी करे अमेरिका, तो भी ईरान अटैक करेगा। आपको नंबर क्या है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन सवाल सही है कि अगर अभी भी नहीं कई मिसाइलें चलाई हैं तो फिर वो इंतजार किस चीज का कर रहा है? ट्रंप तो रोज विक्ट्री डिक्लेयर कर देते हैं, एक दिन ऐसे ही चल भी पड़ेंगे कि हम जीत गए। ईरान की मिसाइल तो धरी की धरी रह जाएगी। एक लाइन बोल दूं, हमने बहुत से ऐसे बड़े बड़े सेठों को देखा है जो फटे हाल रहे सारी जिंदगी, गद्दी के नीचे मार पैसा पैसा कहे, उनके सोने का खजाना गड़ा और चले जाते हैं। तो ईरान के पास अगर इतनी मिसाइलें होती, निश्चित तौर पर उसकी तैयारी होगी, मिसाइल होगी, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब जिसको कहें ना, खैर ठीक है बड़बोलेपन ट्रम्प है तो इधर से भी जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर जिस हाल में रोज बर्बाद हो जा रहा है, उनका ऑयल डिपो तबाह हो गया, उनके एयरपोर्ट तबाह हो गए, उनकी सारी जो स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स थी खत्म हो गई, इस तबाही के बाद ये उनके पास बचा हुआ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। हाँ, उनके पास मिसाइल्स हैं क्योंकि वो लगातार लड़ रहे हैं, बना रहे हैं। ये ऐसी अंदर की खबरें तो समीर जी के पास ही होती है। कितनी मिसाइलें हैं ईरान के पास सर? नहीं मतलब आज ही खबर देख रहा था कि अभी भी ईरान के पास 1700 से 1800 मिसाइल बची हुई है और कम से कम 100 ऐसी मिसाइलें जो अभी तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। अब तकलीफ ये है कि उनके सब रॉकेट जितने भी लॉन्चर और मिसाइल लॉन्चिंग के जितने पैड थे, जगह थी, वहाँ बहुत ज़्यादा बमबारी हो गई है, तो अभी उन्होंने उसको लॉन्चिंग करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईरान इसमें डैमेज हो चुका है। लेकिन ट्रंप के साथ भी परेशानी, अभी ट्रंप के पार्टी के 5 सांसदों ने ट्रंप से कहा है कि भाई युद्ध छोड़ो और इकोनॉमी पर ध्यान दो, अभी मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और आपने इसमें क्या हासिल किया है। अब ट्रंप के साथ समस्या है कि ट्रंप की पार्टी भी उनसे पूछ रही है, और अभी जब ट्रंप के एक सांसद ने ट्रंप से पूछ लिया कि भाई 1.5 लाख करोड़ के ऊपर खर्च हो चुका है, अभी कितना और खर्च करोगे इसके अंदर, आपने परमिशन तो ली नहीं है, संसद से पास कराना पड़ेगा। तो ट्रंप साहब ने जवाब दिया कि भाई 95 लाख करोड़ का बजट मैंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को दिया हुआ है, तो मैं तो 90 लाख करोड़ रुपए जब तक खर्च नहीं हुआ तब तक लड़ने की स्थिति में हूं। तो ट्रंप तो पूरा लड़ने का मन बना चुका है। लेकिन अमेरिका के अंदर जिस तरीके से ट्रंप की पार्टी के लोग सांसद विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध करना शुरू करी है, ट्रंप के लिए बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन ईरान जिस तरीके से अभी तैयार है और चीन इसको जिस तरह सपोर्ट कर रहा है, रशिया उसको सपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि ईरान इतने जल्दी घुटने नहीं टिकेगा। तमाम हमलों के बाद मुझे लगता है कि ईरान अभी, लेकिन ये पहली जरूर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां है। ईरान की इन स्ट्राइक्स के बीच ऐसा ही सवाल इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए भी पूछा जाने लगा कि नेतन्याहू कहां है। तो नेतन्याहू का एक वीडियो आया, ये वीडियो नेतन्याहू के ऑफिशियल सोशल मीडिया आईडी से पोस्ट किया गया था कि वो एक कैफे में गए, वहां जाके वो कॉफी खरीद रहे हैं। एक बार देख लीजिए आप इसमें। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. बोल भी रहे हैं कि मुझे ऑनलाइन न जाने कितने लोग मार चुके हैं, लेकिन मैं तो कॉफी के लिए मर रहा हूं, तो मैं कॉफी लेने के लिए आ गया। अब ये वीडियो आने के बाद भी ये दावे खत्म नहीं हुए कि वो मारे जा चुके हैं। एक पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी जैसे लोग वो भी ये कह रहे हैं कि ये तो एआई के वीडियो हैं, एआई से आज कुछ भी बनवा लो, डीफेक तो कुछ भी बना सकता है। हम नहीं मानते कि नेतन्याहू जिंदा। आपके मानने से नेतन्याहू मरते होते तो बहुत पहले मर गए होते। सुनिए आप। अभी जो खबरें चल रही हैं वो एक तो खैर जाहिर है यही खबर चल रही है कि वो मारे गए हैं, दूसरी ये खबर चल रही है कि वो वुंडेड हैं, जख्मी हैं और किसी अस्पताल में है इस वक्त आउटसाइड इजराइल। लेटेस्ट आई है, ये तो एआई जनरेटेड वीडियो मैसेज है। तो इसका ये मतलब है कि मसला तो है कहीं ना कहीं कि वो जिसको छुपाया जा रहा है। और आपको पता है शुरू में ये बातें शुरू हो गई थी कि नेतन्याहू साहब जो है वो इजराइल छोड़ के और बाहर निकल गए। पहले ये खबर थी कि शायद वो एक जहाज के अंदर सर्कल कर रहे हैं, उड़ रहे हैं कभी इधर कभी उधर, ताकि ग्राउंड के अंदर ना पकड़े जाएं या ना टारगेट ना हो। मगर मेरा ख्याल है कि अभी अगर इनको दिखाया ना गया इन रियल लाइफ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो ये और भी ये जो रूमर्स है ये और भी वजन पकड़ेगी। अच्छा, ऐसी खबर चल रही है ईरान के नए लीडर मुश्तबा खामेनेई को लेकर। ये मामला थोड़ा ज़्यादा सच के करीब हो सकता है, क्योंकि उनको बने हुए तो बहुत दिन हो गए सुप्रीम लीडर, उसके बाद भी उनकी कोई तस्वीर नहीं रिलीज़ हुई, उनका कोई ऑडियो रिलीज़ नहीं हुआ, केवल उनके नाम से एक मैसेज जारी कर दिया ईरान ने और टीवी पे पढ़ दिया। अब ये खबर ये आ रही है कि मुश्तबा खामेनेई घायल काफ़ी ज़्यादा हुए थे उस हमले में जिसमें उनके पिता की मौत हुई, और उनको इलाज के लिए रूस ले जाया गया और वो रूस में अभी भी मौजूद है और वहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इनफैक्ट उनको सर्जरी की जरूरत पड़ी है और पुतिन ने उनको विशेष विमान से वहां पर बुलाया था। ये भी वेस्टर्न मीडिया में कयासबाजियां चल रही हैं सर।
हाँ, ये आज ही एक खबर पढ़ी कि जब घायल हो गए तो शायद ये सड़क मार्ग से उनको ले जाया गया और फिर विमान से पुतिन ने उनको अपने मॉस्को बुलाया और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। बट ये भी खबर बड़ा ये है कि ये वेस्टर्न मीडिया में ही क्यों आया, कहीं अन्य मीडिया से ये खबर क्यों नहीं आई? बाकी मीडिया को भी ये जानकारी है या ईरान को ही ये बताने में मुझे नहीं लगता है कि घायल हो जाता तो ईरान को भी बताने में नहीं, तो ईरान ने तो आज तक एक तस्वीर भी जारी नहीं की इनकी। ट्रम्प के वो नेतन्याहू पे सवाल हुए तो नेतन्याहू कॉफी शॉप चले गए, इसलिए ये ज्यादा इसकी संभावना लग रही है कि वो काफी खामरे बहुत घायल हैं और वो लीडरशिप देने की स्थिति में नहीं है। यही डोमिनेंट परसेप्शन ये है। ये जो जिस खबर को अभी हम चला रहे हैं वो खबर कल निकल करके आई है कि पुतिन ने उनको बचा लिया है। पुतिन एक विशेष विमान से, उस विमान का हमको ध्यान में नहीं आ रहा है क्या था, लेकिन उस विमान से उनको ले करके और वो मॉस्को में उनका अभी इलाज चल रहा है। मुझे लगता है कि ये खबर उतनी पक्की नहीं है, लेकिन ये एक वार जब होता है तो इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं, नैरेटिव चलते रहते हैं। सर, मैं फिर कहूंगा कि ये तो बात पूछी जाएगी ना बार बार, आपने अनाउंस तो कर दिया लीडर, बट लीडर है कहाँ? नजम सेठी साहब को नहीं पता कि ईरान तो डेवलप्ड कंट्रीज में से है, वहां पर एआई वीडियो नहीं बन सकता जो ये नेतन्याहू का बना, वो मुस्तफा का भी बन जाता। हाँ, मुस्तफा का बना सकते ना। वो घायल है, इसकी बहुत आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन ये जंग के नैरेटिव्स भी चलते रहते हैं कि किस तरह से आप उस जंग को अलग अलग तरीके से बात की जाए उस पर सब लोग। इसलिए जो प्रोफेसर कह रहे हैं वेस्टर्न मीडिया ही तो ये वाली बात दिखा रहा है ना, और कोई दुनिया के लोग नहीं दिखा रहे, तो ये चलता रहता है। सच्चाई क्या है इसको वैसे भी, और ईरान की सच्चाई तो वैसे ही नहीं पता चल रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिक्कत वही है भाई ईरान की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, कोई खबर ही नहीं है ना। लेकिन एक चीज तो है ना, आप जरा सोचिए, खामेनेई साहब जब तक थे बड़े वाले तब तक क्या था, तो दिखते थे ना बीच बीच में बच्चों के साथ, महिलाएं सामने हैं, नारे लगाते नहीं, हुए। लेकिन जंग के बाद इसका सीधा सा मतलब हुआ मुज्तबा अच्छी स्थिति में नहीं है। एक बात बोल दूं, अगर होते तो जरूर कोई प्रोपोगेंडा तो प्रोपोगेंडा आयतुल्लाह खमेनेई की मौत के हालात को लेकर के भी खूब ईरान अभी चला रहा है। वो लगातार इस तरीके से उसको पेश कर रहा है, अलग अलग वर्जन आते हैं उसके कि ये लारीजानी साहब जो इनकी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, उनके हवाले से कहा गया कि मैं उनसे हमले के कुछ रोज पहले मिला, मैंने उनसे कहा कि आपको रहबर जो है आपको किसी दूसरी जगह चलना पड़ेगा, और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं तो शहादत चाहता हूँ, मैं तो मौत चाहता हूँ। वो उनको एक लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लारीजानी बहुत नाराज है मुस्तफा से। अच्छा, जो रिपोर्ट्स हैं वो जो 88 जो एक्सपर्ट काउंसिल है उसमें डिवीजन हो गया है। तो ये भी एक खबर है। अब सवाल यही है कि ईरान से कितनी खबर आ रही है, वेस्टर्न मीडिया कितना रही है, लेकिन मुस्तफा इस स्थिति में नहीं कि दुनिया के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे 1 बजे।